हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। देखिए, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट ये टॉपिक का नाम है, यानी ये एक यूनिट है। इस यूनिट के अंदर हम लोग को फ्यूल के बारे में पढ़ना है और फिर लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ना है। देखिए, फ्यूल मतलब क्या? फ्यूल मतलब जनरली ईंधन, और लुब्रिकेंट मतलब क्या? वही ग्रीस व्रीस, जो मतलब लुब्रिकेंट मतलब कि स्नेहक, जो फ्रिक्शन को क्या करे, कम करे, वही दोनों चीज़ है इसके। तो इसमें देखते हैं। देखिए, इस ये पूरा फुल टॉपिक है वो थ्योरिटिकल टॉपिक है, ठीक है ना। फुल थ्योरिटिकल टॉपिक है तो ज़्यादातर इसमें थ्योरी वाला पार्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिफिनीशन देखने को मिलेगा, डिफिनीशन देखने को मिलेगा और फिर कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, और फिर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, फ्यूल क्या है? फ्यूल किसको बोलते हैं? फ्यूल मीन्स ईंधन किसको बोलते हैं? जो हम लोगों को घर में जनरली जलता क्या? हम लोगों को घर में ईंधन ही तो जलता है, फ्यूल ही तो जलता है। फ्यूल, अगर फ्यूल के बारे में पूछा जाए तो क्या हम लोग बोल सकते हैं फ्यूल को? फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन क्या क्या हो सकता है? जैसे देखते होंगे लकड़ी पे खाना बनता है, तो लकड़ी क्या है? फ्यूल है। गोईठा होता है ना, जो चीज को, हाँ, गोईठा जिसको बोलते हैं, उपला बोलते हैं जिसको, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, गोईठा या उपला, वो भी क्या है? वो भी एक तरह का फ्यूल है। आप गैस ले लीजिए, गैस एलपीजी गैस ले लीजिए, ये भी क्या है? ये भी एक तरह का फ्यूल है। अच्छा, इसको हम लोग फ्यूल क्यों बोल रहे हैं? फ्यूल बोलने का मेन रीजन क्या है कि जब उसमें हम लोग आग लगाते हैं, यानी माचिस मारते हैं, तो उससे क्या निकलता है? हीट जनरेट होता है, यानी उससे हीट जनरेट होता है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जिससे मतलब हीट जनरेट हो, जिससे उष्मा जनरेट हो, उसको हम लोग ईंधन बोल सकते हैं। जैसे पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, किरोसिन तेल ले लीजिए, ये सब क्या? ये सब भी एक फ्यूल ही है। ये सब भी एक तरह का क्या है? ईंधन ही है। मेनली ईंधन में क्या होता है कि उससे हीट निकल रहा है हम लोगों को, हम लोग खाना बना लेते हैं, ईंधन तो उसी को बोलेंगे। और अगर और थोड़ा सा डीप में जाइएगा ना, तो देखिए ईंधन, ये सब चीज में आप लोग देखिएगा कि ये सब चीज में एक कॉमन पार्ट है। क्या है कॉमन पार्ट? ये सब में देखिएगा ना, कॉमन चीज होता है क्या? ये सब चीज में कॉमन चीज होता है। वो कॉमन चीज क्या है? कार्बन। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे सब्सटेंस यानी वैसे पदार्थ, जिस पदार्थ के अंदर कार्बन की मात्रा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ये एक तरह का फ्यूल है। जैसे कि कोयला के अंदर भी कार्बन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूल। लकड़ी के अंदर क्या? कार्बन है, उसको बोलेंगे फ्यूल। एलपीजी के अंदर क्या है? फ्यूल, कार्बन है, फ्यूल। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, ये सब सारी चीजें क्या है? सारी चीजें फ्यूल के अंतर्गत आता है। यानी अगर आप लोग से फ्यूल के बारे में पूछा जाए तो फ्यूल यानी ईंधन किसको बोलिएगा? यानी ईंधन उसी को हम लोग बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिसके पास कार्बन का गुण पाया जाता है, यानी वैसा पदार्थ जिसके पास कार्बन है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो फ्यूल है। अब देखिए, ये तो पता चल गया। अब देखते होंगे जब फ्यूल के अंदर हम लोग माचिस मारते हैं ना, तो वो वाला फ्यूल क्या होता है? जलने लगता है। तो वो जो जलता है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंबस्चन, ठीक ना। उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कंबस्चन। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो फ्यूल मटेरियल है, यानी जो फ्यूल सब्सटेंस है, वो फ्यूल सब्सटेंस के अंदर जलने का क्षमता होता है, यानी कंबस्चन होने का क्षमता होता है। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंबस्चन सब्सटेंस के अंदर, यानी कंबस्चन सब्सटेंस के अंदर जो पदार्थ जलता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो पदार्थ जलता है, जो पदार्थ कंबस्चन करता है, उसको भी बोल सकते हैं हम लोग फ्यूल बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर फ्यूल के बारे, सबसे पहला देखिए, ईंधन को हम लोग क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। जलाने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबस्चन। जलाने को क्या बोलते हैं? कंबस्चन। और फिर कौन सा मटेरियल को हम लोग, किस सब्सटेंस को जलाते हैं? कंबस्चन सब्सटेंस को जला सकते हैं, बोल सकते हैं। और वही चीजवा को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। यानी जिसको हम लोग जला रहे हैं, जिससे हीट जनरेट कर रहे हैं। और उस फ्यूल में मेन कंपोनेंट क्या होता है? उस फ्यूल का मेन कंपोनेंट है कार्बन। यानी जिस सब्सटेंस के अंदर कार्बन की मात्रा हो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल। अब देखिए, फ्यूल अलग अलग तरीका का हो सकता है। सॉलिड के भी फॉर्मेट में फ्यूल होता है, सॉलिड के फॉर्मेट में फ्यूल नहीं होता है। क्या क्या होता है? जैसे कोयला ले लीजिए, सॉलिड के फॉर्मेट में है। लकड़ी ले लीजिए, सॉलिड के फॉर्मेट में है। गोईठा ले लीजिए, सॉलिड के फॉर्मेट में। तो ये सब क्या है? सॉलिड के फॉर्मेट में फ्यूल है। अगर देखिएगा कि कुछ लिक्विड के फॉर्मेट में भी फ्यूल मिलता है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले लीजिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी क्या? वो भी एक तरह का ईंधन है, वो लिक्विड के फॉर्मेट में होता है। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा? सबसे ऊपर से चलेंगे तो एलपीजी गैस आ जाएगा,
एलपीजी आ जाएगा। एलपीजी क्या है? एलपीजी भी एक तरह का लिक्विड ही है, ध्यान रखिएगा। उसको कंप्रेस्ड करके दबा के पूरा सगरो करे जांच चिप के उसको लिक्विड उसको गैसियस फॉर्मेट में डाल दिया हुआ रहता है और टंकी में डाल दिया हुआ रहता है। तो एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड फॉर्मेट में वही वो भी है। सीएनजी है, फिर क्या है? फिर है पेट्रोल है, फिर क्या है? डीजल है। ये सब सारी चीज़ें क्या है? ये सब सारी चीज़ें लिक्विड के फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखिएगा कुछ कुछ गैस के भी फॉर्मेट में हम लोगों के पास ईंधन है। गैस के फॉर्मेट में क्या ईंधन है? जैसे कि हाइड्रोजन ले सकते हैं। हाइड्रोजन क्या है? ये भी गैस के ही तो फॉर्मेट में है हम लोगों के पास ईंधन। तो हम लोगों के पास क्या है? गैस के भी फॉर्मेट में ईंधन हमारे पास है, और फिर सॉलिड के फॉर्मेट में भी है और लिक्विड के फॉर्मेट में भी है। यानी हर एक पदार्थ के हर एक रूप में हमारे पास है। और जितना भी नेचर में देखिएगा नेचुरल गैसेस भी हैं, और नेचुरल गैसेस भी जनरली हम लोगों को नेचुरल गैसेस जो भी है, बहुत सारा नेचुरल गैसेस है जो जलता है, वो भी क्या है? वो भी एक तरह का फ्यूल के ही रूप में हम लोग को काम देता है। तो आई होप इतना सारी चीज़ें आप लोग हम समझा दिए हैं। अब आते हैं कुछ कुछ डिफिनीशन के ऊपर, एक एक करके सबका डिफिनीशन चेक करते हैं कि किसका डिफिनीशन हम लोग का कैसा है। फिर इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल, देखेंगे कि फ्यूल को फिर अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्यूल देखेंगे। और फिर देखेंगे उस फ्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या गुण होता है। अगर मान लेते हैं कि उसमें एक अच्छा फ्यूल मेरे को प्राप्त करना है, आइडियल फ्यूल प्राप्त करना है, तो उस आइडियल फ्यूल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट है, ये एक हेडिंग दीजिएगा टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ सबसे पहला चीज़ है कि कंबस्टन सब्सटेंस। कंबस्टन सब्सटेंस मीन्स दहन पदार्थ, दहनशील पदार्थ, ठीक ना। दहनशील पदार्थ कहने का मतलब कि कौन कौन सा पदार्थ को हम लोग जला सकते हैं, तो वो है दहनशील पदार्थ। यानी क्या लिखा हुआ? सब्सटेंस विच इज बर्न्ड, यानी देखिए सब्सटेंस विच इज बर्न, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, सब्सटेंस यानी एक वैसा पदार्थ है जिसको हम लोग आसानी से जला सकते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? दहनशील पदार्थ बोलते हैं। पहला, आई होप अगर ये पूछा जाए ना कि कंबस्टन सब्सटेंस किसको बोलते हैं, तो कंबस्टन सब्सटेंस उसको मतलब कंबस्टन सब्सटेंस एक उस तरह का सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्या, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का क्या कि अब ये तो दहनशील पदार्थ हो गया, यानी जिसको हम लोग बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, उसको दहनशील पदार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो देखिएगा द कंबस्टन सब्सटेंस, यानी दहनशील पदार्थ के बारे में बोला। द कंबस्टन सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन। देखिए कंबस्टन सब्सटेंस को ऐसे ही नहीं जला सकते हम लोग, ये जो दहनशील पदार्थ है उसको ही नहीं ऐसे नहीं जला सकते। उस दहनशील पदार्थ को हम लोग को ऑक्सीजन या फिर एयर के हवा के संपर्क में लाना होगा तब तो जलेगा। वही बोलता है द कंबस्टन सब्सटेंस इज बर्न्ड, उसको हम लोग कैसे जलाएंगे? बर्न करेंगे, जलाएंगे इन एयर और ऑक्सीजन, इन एयर और ऑक्सीजन विथ द इवेल्युएशन ऑफ हीट। देखिए हम लोग क्या करते हैं? कंबस्टन सब्सटेंस को एयर और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जिससे कि वहाँ से इवेल्युएट क्या होता है? जिससे कि वहाँ से हीट इवेल्युएट होता है, वहाँ से ऊष्मा निकलता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, पूरा प्रोसेस का मतलब कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस लिए यानी दहनशील पदार्थ लिए, फिर उसको ऑक्सीजन के संपर्क में लाए, उसको जलाएं, जलाने के बाद वहाँ से पूरा हीट जनरेट हुआ। ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, देखिए ये कंबस्टन सब्सटेंस था और ये क्या? कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी ये दहन पदार्थ है, इसको दहन पदार्थ लिखते हैं। दहन कंबस्टन मीन्स दहन लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दहनशील, ठीक ना, दहनशील पदार्थ। ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे कि पूरा प्रोसेस को बोलेंगे कि पूरा प्रोसेस एक दहनशील पदार्थ है, ठीक है। मतलब पूरा प्रोसेस कहने का मतलब कि पहले कंबस्टन सब्सटेंस इकट्ठा करेंगे, उसको ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे, फिर उसको जलाएंगे, उससे हीट जनरेट करेंगे, वो जो हीट निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। और कंबस्टन सब्सटेंस किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग बर्न कर सकते हैं, जिसको जला सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट एक पॉइंट हम लिख के लाए हैं कि अच्छा फ्यूल किसको बोलेंगे? फ्यूल के बारे में अगर डिफिनेशन लिखना हो तो व्हाट इज फ्यूल, इसके रिलेटेड अगर बात करना है तो यहाँ पे देखिए फ्यूल का क्या होता है। देखिए एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस, सबसे पहले ध्यान रखिए जो भी फ्यूल होगा वो फ्यूल एक
कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब कि दहनशील पदार्थ, मतलब दहनशील पदार्थ को ही हम लोग फ्यूल बोलते हैं। नहीं तो पता चलेगा कि उसमें आग लगी ही नहीं रहा है, हम उसको फ्यूल के अंतर्गत रख लिए, ईंधन के अंतर्गत रख लिए, तो नहीं। क्या होगा? एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस विच कॉन्टेन कार्बन। वो भी इसमें भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी दहनशील पदार्थ तो है, लेकिन उस दहनशील पदार्थ के अंदर कार्बन की मात्रा होना चाहिए। अगर कार्बन की मात्रा नहीं होगा ना तो फिर नहीं उसको हम लोग फ्यूल के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन है फ्यूल के लिए, दो कंडीशन, पहला कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए यानी ऑक्सीजन के संपर्क में लाने से जलना चाहिए, दूसरा साथ साथ उसके अंदर कार्बन की भी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस विच कॉन्टेन कार्बन, विच कॉन्टेन कार्बन देखिए विच कॉन्टेन कार्बन एज द मेन कंस्टिट्यूएंट। देखिए हम लोगों को क्या बोलता है यहाँ पे, हम लोगों को बोलता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस के अंदर तो कार्बन होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, एक मेन कंस्टिट्यूएंट, वो मेन कंपोनेंट के फॉर्मेट में उसमें होना चाहिए, वही है, डिफिनेशन लिख लीजिएगा। एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस विच कॉन्टेन कार्बन एज द मेन कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड एज फ्यूल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। और इस ईंधन का देखिए, तो इस ईंधन को देखिए दैट कैन बी यूज्ड, इस ईंधन को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड इन जनरेटिंग पावर। देखिए जिसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, इस फ्यूल को हम लोग यूज कर सकते हैं इकोनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक, यानी ज़्यादा खर्चा नहीं, कम खर्चा में घरेलू उपयोग में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस से फैक्ट्री ये सब में यूज कर सकते हैं। फिर कुछ पावर को जनरेट करने में हम लोग ये सब फ्यूल को यूज करते हैं। जनरली ये सब फ्यूल को आप लोग देखते होंगे कि अगर मान लेते हैं घर में डोमेस्टिक पर्पस के लिए फ्यूल को यूज करना है तो जनरली एलपीजी गैस या फिर लकड़ी या फिर गोईठा ये सब यूज करते हैं। अगर फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जाना हो तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कोल बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे कोयला यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। एंड जनरेटिंग पावर, जब पावर पे जहाँ पे जनरेट होता है वहाँ पे भी हम लोग कोयला का ही जनरली यूज करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है फ्यूल का। फ्यूल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है सो देखिए, फ्यूल के अंतर्गत वुड लकड़ी आएगा, चारकोल, ये सब क्या है, ये सब फ्यूल का टाइप है। और फ्यूल का टाइप मतलब फ्यूल ही है, और फ्यूल का अलग अलग टाइप होगा वो आगे देखेंगे। ये क्या देखिए, लकड़ी हो सकता है, चारकोल जो लकड़ी के बाद जो बचता है कोयला वो वाला चारकोल, कोयला को जलाने के बाद जो बचता है वो कोक है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है, ईटीसी है। ये सब क्या है, ये सब है हम लोगों का फ्यूल, ये सब फ्यूल है। अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्यूल को जब हम लोग ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं, ये रिएक्शन बहुत काम का है, आगे हम लोग को काम देगा ये। देखिए फ्यूल को जब हम लोग ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो ध्यान रखिएगा उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हम लोगों को निकलता ही निकलता है, और साथ साथ वहाँ पे पानी भी बनता है। क्यों? क्योंकि कार्बनिक पदार्थ को जला रहे हैं, कार्बन को जला रहे हैं, और वैसे भी कार्बन हाइड्रोकार्बन ही जनरली सारा चीज होता है। हाइड्रोजन की मात्रा रहता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है तो पानी का निर्माण होगा ही, तो वहाँ से H2O भी निकलेगा और साथ साथ हम लोग को हीट निकलता है। ये सब क्या होता है, ये गैस उड़ जाता है ऊपर, भाप, ये गैस ऊपर उड़ जाता है। ये पानी क्या करता है, पानी बुझाता नहीं है आग को, ये भी गैस बन के और ऊपर उड़ जाता है, यानी स्टीम, भाप बन जाता है, और जो हीट बचता है जिस हीट को हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था हम लोग का बेसिक चीज़ें फ्यूल से रिलेटेड। अब हम लोग का नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ फ्यूल। टाइप्स ऑफ फ्यूल किस किस तरह का होता है, तो देखिए टाइप्स ऑफ फ्यूल फिर हम लोग का आगे है 2 तरह का, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्यूल हम लोग का 2 तरह का, जिसमें हम लोग का फर्स्ट है प्राइमरी फ्यूल और दूसरा है हम लोग का सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल क्या होता है, सेकेंडरी फ्यूल क्या होता है, उसको देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल के बारे में समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल को 2 पार्ट में हम लोग बांट के रखे हैं, प्राइमरी फ्यूल और फिर सेकेंडरी फ्यूल। देखिए प्राइमरी फ्यूल किसको बोलते हैं और सेकेंडरी फ्यूल किसको बोलते हैं। प्राइमरी फ्यूल उसको बोलेंगे ना जो हम लोग को अर्थ सरफेस पे यानी नेचर में, अर्थ क्रस्ट पे पूरा फ्री में पाया जा रहा है, फ्री में अवेलेबल है हम लोगों को, उसको कौन सा कैटेगरी में रखे, उसको हम लोग रखे हैं एकदम प्राइमरी फ्यूल। और सेकेंडरी फ्यूल किसको बोलते हैं, सेकेंडरी फ्यूल उसको बोलते हैं जिसको हम लोग बनाते हैं। हम लोग कहाँ से बनाते हैं, हम लोग तो अपने से बना नहीं पाते हैं फ्यूल, कुछ प्रोडक्ट कर सकते हैं अपने से, लेकिन किसके सहायता से, प्राइमरी फ्यूल के सहायता से। देखिए प्राइमरी फ्यूल के सहायता से जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फ्यूल। जैसे
प्राइमरी फ्यूल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, प्राइमरी फ्यूल के अंतर्गत पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ जाएगा। अब भले पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल है जो हम लोग नेचर से डायरेक्ट निकाल रहे हैं, वो हम लोग को प्राइमरी फ्यूल में आ जाएगा, लेकिन वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट को फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम लोग रिफाइन कर रहे हैं, रिफाइन करके उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, उस क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, ये सब सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। तो ये जो इधर जो फ्यूल हम लोगों को बन रहा है, इस फ्यूल को हम लोग अब बोलेंगे सेकेंडरी फ्यूल। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा मेहनत लगा हुआ है, आपका मेहनत लगा हुआ है, ठीक है ना। ताकि प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल समझ में आ गया होगा। यही प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल का डिफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए। प्राइमरी फ्यूल जिसको हम लोग प्राथमिक ईंधन बोलेंगे, सेकेंडरी फ्यूल मतलब कि द्वितीयक ईंधन बोलेंगे। प्राइमरी फ्यूल किसको बोलते हैं, सो देखिए, दीज इंक्लूड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दीज इंक्लूड द नेचुरली ऑकरिंग फ्यूल फ्रीली ऑन अर्थ क्रस्ट। दीज इंक्लूड द नेचुरली ऑकरिंग फ्यूल, यानी जो नेचुरली घटना से जो फ्यूल का निर्माण हुआ है ना अर्थ क्रस्ट पे, यानी पृथ्वी के सरफेस पे, वो वाला जो फ्यूल हम लोग उठा रहे हैं ना, उसी फ्यूल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फ्यूल बोलते हैं। लेकिन जैसे सेकेंडरी फ्यूल में जैसे ही घुसिएगा तो ये क्या बोलता है कि दीज आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड और आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल। मतलब सेकेंडरी फ्यूल किसको बोलते हैं, ये एक आर्टिफिशियल और मैन्युफैक्चरिंग या डिराइव्ड फ्यूल है, लेकिन कहाँ से, अपने तो खुद से बनाते नहीं है, तो किस चीज़ का, ये प्राइमरी फ्यूल का। यानी प्राइमरी फ्यूल को ही हम लोग क्या करते हैं, पूरा प्यूरिफाई करते हैं, अलग अलग तरीका में उसको चेंज करते हैं, और फिर चेंज करके उसको हम लोग मार्केट में लाते हैं, वो हम लोग को हो जाता है सेकेंडरी फ्यूल, यानी ठीक है ना। अब देखिए, इस फ्यूल को अंदर यहाँ पे हम दो में बांट दिए थे, फ्यूल को दो पार्ट में बांटा, एक प्राइमरी फ्यूल, एक सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल का डिफिनेशन, सेकेंडरी फ्यूल का डिफिनेशन। अब देखिए, प्राइमरी फ्यूल में भी अब तीनों तरह का फ्यूल मिलता है मेरे पास। सॉलिड के फॉर्मेट में भी फ्यूल मिलता है, लिक्विड के फॉर्मेट में भी फ्यूल मिलता है, गैस के भी फॉर्मेट में फ्यूल मिलता है। तो तीनों फॉर्मेट का फ्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह सेकेंडरी फ्यूल में जब है तीनों फॉर्मेट में प्राइमरी फ्यूल मिलेगा, तो उसको हम लोग तीनों के फॉर्मेट में सेकेंडरी फ्यूल में भी हम लोग उसको आराम से डाल सकते हैं। तो देखिए, प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल में क्या, प्राइमरी फ्यूल में अगर सबसे पहला देखा जाए, सॉलिड यानी ठोस के फॉर्मेट में भी रहता है फ्यूल, लिक्विड द्रव के फॉर्मेट में भी फ्यूल रहता है, गैसेस फॉर्मेट में भी फ्यूल रहता है। यहाँ पे देखिए तो सॉलिड के फॉर्मेट में क्या क्या रहेगा, सॉलिड के फॉर्मेट में लकड़ी देखिए, तो लकड़ी भी एक फ्यूल है, और लकड़ी क्या है, प्राइमरी फ्यूल है। यानी एक नेचर में हम लोगों को ऐसे ही पाया जाता है, नेचर में लकड़ी है, अर्थ क्रस्ट पे लकड़ी है, हम लोग आराम से वहाँ से ले आते हैं फ्यूल। कोयला भी क्या है, कोयला भी अर्थ क्रस्ट में है, आराम से यहाँ से ले आ सकते हैं। डंग मतलब क्या था, गोबर से बनता है गोईठा, ये भी नेचुरली ही है और कुछ है नहीं। तो ये सब सॉलिड है, क्या, ये प्राइमरी फ्यूल के अंतर्गत आता है। लिक्विड के अंतर्गत क्या आ जाएगा, लिक्विड के अंतर्गत क्रूड ऑयल आ जाएगा। अभी क्रूड ऑयल को हम लोग प्यूरिफाई नहीं किया ना, तो क्रूड ऑयल क्या है, जिसको कच्चा तेल बोलते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल के ही फॉर्मेट में आता है, बाहर से आता है लेकिन अर्थ सरफेस पे ही रहता है। फिर गैस के अंतर्गत क्या आ जाएगा, नेचुरल गैस हमारे नेचर में तो बहुत तरह का गैस है, हर एक तरह का गैस को आपस में मिला के फिर उससे हम लोग ईंधन बना सकते हैं। ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का प्राइमरी फ्यूल है, ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का प्राइमरी फ्यूल है। सेकेंडरी फ्यूल में क्या करते हैं, यही जो प्राइमरी फ्यूल है इसी को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, डेराइव करते हैं। ये एक आर्टिफिशियली बन जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग आ गए ना, ये नेचुरली था, ये आर्टिफिशियली। लेकिन यही प्राइमरी फ्यूलों को ही, प्राइमरी फ्यूल का ही हम लोग ये करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर आर्टिफिशियली उस पर काम करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। सेकेंडरी फ्यूल में द्वितीय फ्यूल के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, द्वितीय फ्यूल के अंतर्गत सॉलिड का पार्ट आएगा, लिक्विड का पार्ट आएगा और गैस का पार्ट आएगा। अब देखिए सॉलिड के अंतर्गत क्या है, जैसे देखिए कोल है, यहाँ पे कोल, सबसे पहले लकड़ी से देखते होंगे कि चारकोल बनता है, लकड़ी से कोयला बनता है ना, तो लकड़ी से चारकोल बन रहा है तो इसको चारकोल रखेंगे सेकेंडरी फ्यूल के अंतर्गत। कोयला से कोक बनता है, कोक रखे सेकेंडरी फ्यूल के अंतर्गत। और डंग से फिर क्या बनता है, गोबर वाला से बनाइएगा तो उससे आप लोगों का बनेगा राख कोई फ्यूल नहीं होता, उसको नहीं रखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है ना। अब लिक्विड के फॉर्मेट में देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं, डीजल निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही निकाल सकते हैं, पेट्रोल निकाल सकते हैं, किरोसिन तेल निकाल सकते हैं, गैसोलीन निकाल सकते हैं, एलपीजी निकाल सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें कहाँ से निकाल सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं लिक्विड से, यानी लिक्विड यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी क्रूड ऑयल से ये सब सारी चीज़ें निकलता है। देखिए इस क्रूड ऑयल से ये सब सारी चीज़ें निकलता है, यानी कच्चा तेल से निकलता है ये सब सारी चीज़ें। यानी 1 लीटर अगर आपके पास क्रूड ऑयल है तो 1 लीटर के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें उसके अंदर ही मिक्सअप रहता है। तो सारे जितना भी इसके अंदर मिक्सअप है सबको फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, अलग अलग करके प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। फिर एक है नेचुरली गैस के अंतर्गत एक सीएनजी भी आता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस।
कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वो जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर वाला सबसे ऊपर लेयर पे सीएनजी पाया जाता है। तो देखिए गैस के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, गैस के अंतर्गत कोल गैस आ जाता है, वाटर गैस आ जाता है, ऑयल गैस आ जाता है, बायो गैस आ जाता है। इसके अंदर एक हम लोग सीएनजी गैस भी लिख सकते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी गैस के ही अंतर्गत आता है। इसका भी हम लोग फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ये है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, टाइप्स ऑफ फ्यूल। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इसमें ना कि इसके बाद जैसे देखिए फ्यूल है तो फ्यूल भी अलग अलग कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे देखें। अब इसी में क्या है कि कौन सा फ्यूल को बेहतरीन फ्यूल हम लोग बोलेंगे, कौन सा फ्यूल को गुड फ्यूल बोलेंगे, या उसको एक हम लोग का वर्ड यूज किया है यहाँ पे कि आइडियल फ्यूल किसको किसको बोलेंगे। जनरली आइडियल चीज़ कुछ होता नहीं, इंसान तो आइडियल है, ये नहीं तो यहाँ फ्यूल कहाँ से आइडियल होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल यानी अच्छा फ्यूल, अच्छा ईंधन होने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब खुद से सोचिए ना, अच्छा ईंधन होने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे आपके घर में क्या, आपके घर में एक लकड़ी रखा हुआ है और एक गैस का टंकी रखा हुआ है। अब दोनों में से देख लीजिए, दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं अच्छा फ्यूल कौन सा है। तो आप लोग क्या बोलिएगा, गैस ही बोलिएगा। क्यों गैस बोलिएगा, इसका डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। सबसे पहला कि धुआं धुकुड़ कम होगा यहाँ से, गैस से। लकड़ी से क्या होगा, धुआं उठेगा। तो पहला ये है कि यहाँ से पोल्यूशन के लिए भी है कि जो पोल्यूशन फ्री रहता है फ्यूल वो थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन रहता है फ्यूल, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि लकड़ी को रखने में और यानी स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन देखिए, लकड़ी बड़ा बड़ा लकड़ी रखिए तो बहुत बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, लेकिन गैस को देखिए वो कोना में कहीं रख दीजिए आराम से रख जाएगा, यानी स्टोरेज के लिए भी है। अगर मान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग में जाना है तो ट्रांसपोर्टिंग में भी क्या, आप लकड़ी को कितना ढोते हैं, लकड़ी को कपार पे पूरा ढोना होगा। गैस को क्या, साइकिल गाड़ी पर ला दिया और आराम से पहुंचा दिया। यानी ट्रांसपोर्टिंग में भी क्या होता है, गैस थोड़ा सा अच्छा है। अब फिर और आगे देखिए और डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ पे देखिए गैस अगर एक माचिस मारिएगा ना तो गैस वह तुरंत धर लेगा, लेकिन एक माचिस मारिएगा ना तो लकड़ियाँ नहीं धरेगा। तो यहाँ से ये भी देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ये भी एक गुड फ्यूल है हम लोगों का, एक ये भी कंडीशन है गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल का कि गैस थोड़ा सा ठीक ठाक है। इसके बाद और बहुत सारा सिचुएशन हम लोगों को बनता है। इसके बाद देखते होंगे लकड़ी जलाने के बाद हम लोग को ऐश राख बचता है लास्ट में। कोयला ये जलाइए, गैस जलाइए तो फिर राख नहीं बचेगा। तो यही सब जो यही सब मेन पॉइंटें हैं, जो पॉइंट हम लोगों को क्या करता है कि एक आइडियल फ्यूल और फिर एक नॉन आइडियल फ्यूल, यानी एक गुड फ्यूल और एक थोड़ा सा बैड फ्यूल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। ऐसे लकड़ी को बैड फ्यूल नहीं बोलेंगे क्योंकि वही आधा से ज़्यादा लोगों का ज़िंदगी का सहारा वही लकड़ी है, तो लकड़ी को बैड फ्यूल नहीं बोलेंगे। लकड़ी गोईठा ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लकड़ी गोईठा से ही लोगों को खाना बनता, और रियली में उसका खाना कुछ अलग तरीका का है। मतलब खाने का उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। आज का समय में गैस आ गया। हाँ, थोड़ा सा और कि इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो लकड़ी भी थोड़ा महंगा ही हो गया। अगर लकड़ी भी खरीदिएगा तो वो भी सस्ता मिलने वाला अब है नहीं लकड़ी, और पेड़ तो कोई अब लगाता नहीं है उतना। तो इसीलिए लकड़ी और दोनों का मतलब कि खर्चा दोनों का अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, खर्च देखा जाए तो दोनों का लगभग सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं आगे कि आइडियल फ्यूल का क्या क्या कंडीशन है, और हर एक कंडीशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन सा कंडीशन से कितना। और यहाँ पे और देखते होंगे ये जो लकड़ी है, लकड़ी में थोड़ा सा लकड़ी कंटिन्यूअसली हीट नहीं देता है, समझे। अगर कंटिन्यूअसली उसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो ही, नहीं तो फिर बाद में वही धुआं देने लगेगा। लेकिन गैस को जलाइएगा तो कंटिन्यूअसली यहाँ से हीट देखने को मिलेगा। देखते हैं हम लोग एक एक करके आइडियल फ्यूल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो देखते हैं। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल लिखिए, हेडिंग डालिए। देखिए हम लोग चेक करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल मीन्स आदर्श ईंधन, थोड़ा सा मतलब कि औरों की कंपैरिजन में थोड़ा बढ़िया ईंधन होना चाहिए। उसका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए ना, उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहला 4 5 6 पॉइंट हम लिख के लाए हैं, क्या क्या चीज़ें है सो देखिए। आप लोग खुद से सोचिए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक आइडियल फ्यूल मतलब अच्छा फ्यूल के अंतर्गत क्या क्या गुण होना चाहिए, हैं। आइडियल फ्यूल अच्छा फ्यूल के अंतर्गत क्या क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए, द सेलेक्ट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, यानी वैसा फ्यूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी वैसा फ्यूल को आइडियल फ्यूल बोलेंगे जो थोड़ा क्या हो, कॉस्ट में इफेक्टिव हो, यानी ज़्यादा महंगा नहीं हो। अब ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो वो तो संभव नहीं है।
तो इसको ध्यान रखना है। द सेलेक्ट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, उसको आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, द फ्यूल शुड हैव अवेलेबिलिटी बल्क, और वो बल्क मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में। ये नहीं कि एक बार तो खरीद लिए हैं फिर दोबारा से जब खरीदने गया ना तो फिर मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, तो फिर खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अवेलेबिलिटी क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी मतलब कि उपलब्धता, जो मार्केट में अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो थोड़ा बल्क होना चाहिए, यानी ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग का क्या बोलता है, द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट शुड बी चीप। अब देखिए जो अच्छा मान लेते हैं कि आइडियल फ्यूल अवेलेबल है तो उसका अवेलेबिलिटी के बीच में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसको स्टोरेज में भी, स्टोरेज और फिर ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा सस्ता होना चाहिए। ये नहीं कि तो अवेलेबल है मार्केट में लेकिन जब वहाँ से लाने गया तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गुड फ्यूल मस्ट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी HC भी होना चाहिए। देखिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू कहने का मतलब ना कि जब भी हम लोग ईंधन को जलाएंगे ना तो उससे भारी से भारी मात्रा में एनर्जी मिले और उस फ्यूल के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बचे। यानी मान लेते हैं हम कुछ भी चीज़ को जला रहे हैं तो उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नीचे बचे नहीं, यानी टोटली क्या हो जाए, टोटली जल जाए। जैसे कि LPG गैस जलाते हैं तो उसके अंदर कुछ भी कार्बन वार्बन नहीं बचता है, यानी तसला या डेगची जो भी है वो काला नहीं होता है उतना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर टोटली जो भी कार्बनिक पदार्थ है सारा चीज़ जल जा रहा है। वैसे पदार्थ का जो मतलब सारा जल जाता है, पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कैलोरी, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और जैसे गोईठा ये सब देखिए, गोईठा ये सब से जलाइएगा ना तो काला काला पूरा कार्बन, यानी वो पूरा जलता नहीं है, पूरा जलता नहीं है। उसमें से जो भी कुछ पदार्थ हैं वो जल, मतलब मैक्सिमम पदार्थ जल जाता है, लेकिन कुछ पदार्थ यानी कुछ कार्बनिक पदार्थ ऐसा चीज़ है जो जलता नहीं, डायरेक्ट जाके कार्बन के रूप में वो, जिसको हम लोग कारिक बोलते हैं, कारिक जम जाता है। ठीक, तो हाई कैलोरीफिक उसको बोलेंगे जहाँ पे कारिक अपना भाषा में बोला जाए ना, तो जिसको कारिक जो काला काला रहता है ना, जो काजल करने में यूज किया जाता है, वो कारिक कम बने, कम लगे, उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। यानी फ्यूल वैसा ही होना चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा मजा है, नहीं तो फिर साफ करते रहिए, रगड़ते रहिए, हाथ खींचते रहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का क्या कि गुड फ्यूल मस्ट बी फ्री एस कंटेंट। देखिए ये जो गुड फ्यूल है, अच्छा ईंधन है, वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए एस कंटेंट से। एस कंटेंट मतलब कि राख से फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि और जो क्या उसको चूल्हा बोला जाता है, चूल्हा में मतलब कि लगा दिए लकड़ी और पूरा चूल्हा भर गया है एकदम राख से ही, फिर निकालिए हटाइए, निकालिए हटाइए, वो वाला थोड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे गैस, देखिए गैस एक बेस्ट है, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी राख ये सब का कंटेंट नहीं बचता है। तो क्या होना चाहिए, थोड़ा फ्री एस कंटेंट होना चाहिए। फ्री एस कंटेंट रहेगा तो खाना बनाने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर उसमें जो खाना बना रहा है या रही है उसको भी ठीक लगेगा। बार बार राख निकालना, बीगना, थोड़ा परेशानी से मतलब परेशानी से मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, समझिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग को बोलता है मॉइस्चर कंटेंट इन फ्यूल मस्ट बी निग्लिजिबल। अब देखिए गुड फ्यूल के अंतर्गत, गुड फ्यूल के अंदर में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट फ्री होना चाहिए। यानी मॉइस्चर कहने का मतलब उसके अंदर नमी नहीं होना चाहिए। एक पता चलेगा ना कि लकड़ी जो पूरा उसके अंदर पानी से भींगा हुआ लकड़ी, उसको लाए हैं खाना बनाने के लिए, तो आप खाने बना के अजवार हो जाइएगा, ठीक है ना, तो वहाँ से खाली धुएं निकलेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। यानी मॉइस्चर कंटेंट से, यानी नमी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, पूरा सूखा हुआ होना चाहिए, नमी की मात्रा 0% होना चाहिए, तब जाकर वो एक आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल कहलाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉइस्चर कंटेंट इन फ्यूल मस्ट बी निग्लिजिबल, यहाँ पे निग्लिजिबल होना यानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। फ्यूल शुड बी फ्री पोल्यूशन, थोड़ा धुआं कम देना चाहिए, मतलब ऐसा फ्यूल को ही हम लोग गुड फ्यूल बोलेंगे जो थोड़ा धुआं कम या नहीं के बराबर दे, वो अच्छा फ्यूल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूल मस्ट हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। देखिए फ्यूल मस्ट हैव लो इग्निशन टेम्परेचर कैन कैच फायर इजली। देखिए इग्निशन टेम्परेचर कहने का मतलब ना कि मारे ऐसे माचिस और तुरंत धर गया, मारे माचिस तुरंत धर लिया, उसको बोलते हैं हम लोग लो इग्निशन टेम्परेचर। फ्यूल ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग नहीं देखते हैं, आप लोग जब चूल्हा में खाना बनाने के लिए लकड़ी डालते होंगे ना, तो देखिएगा, या गोईठा डालते होंगे ना, तो उसके ऊपर मिट्टी तेल डालते होंगे। मिट्टी तेल क्यों डालते हैं, क्योंकि मिट्टी तेल उसके ऊपर लेयर आ जाता है, और मिट्टी तेल का क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, माचिस मार कैसे बिगेगा, तुरंत धर लेगा। पेट्रोल अगर उसके ऊपर छिटिएगा ना तो पेट्रोल और जल्दी धर लेगा एकदम, ठीक ना। तो
जिसका थोड़ा सा लो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, कैच फायर इजीली, थोड़ा जल्दी से कैच कर लेता है। और जो थोड़ा हम लोग को आसानी भी होता है, जैसे गैस में भी देखिए ना, एलपीजी गैस में भी तो ऐसा ही होता है, मारे ऐसे तुरंत धर लिया, उसमें कुछ नहीं है। और चूल्हा वाला लकड़ी में क्या है कि मार रहे हैं, माचिस मार रहे हैं, फूंक रहे हैं, पूरा मुंह से फूंक रहे हैं, धोक रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है वहाँ पे। तो थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा परेशानी होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, जिसके पास वही अवेलेबल है तो क्या करेगा, उसको तो करना ही है, भूखे तो रहेगा नहीं, खाना बना खाना ही है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन होना चाहिए। ये सब जहाँ जहाँ ये सब कंडीशन देखने को मिले, जिस फ्यूल के अंदर ये सब कंडीशन देखने को मिले, हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक फ्यूल आइडियल फ्यूल या एक गुड फ्यूल है। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए एक नया पॉइंट मिला है, ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इस हाई कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हम लोग समझेंगे, इस हाई कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में समझेंगे। यानी सबसे पहला कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू किसको बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं कि यानी कोई भी एक फ्यूल है, उस फ्यूल को हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उस फ्यूल को जलाने के बाद उससे कितना एनर्जी मेरे को मिला, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना मिला, जितना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है वही कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू। और हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसको बोलते हैं, यानी जो भी ईंधन हम लोग जला रहे थे वो टोटली पूरा अच्छे से क्या हो गया, पूरा अच्छे से जल गया हो, और अच्छे से जलने के बाद वो पूरा टोटली एनर्जी जनरेट करेगा। नहीं तो कुछ कुछ पदार्थ होता है ना, वो नहीं जलता है, नहीं जलेगा तो फिर उतना मेरा एनर्जी तो लॉस हो जाएगा ना, उतना एनर्जी लॉस हो जाएगा, यानी उसको भी जलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, एक लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है। दोनों के बीच का हम लोग समझेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन भी देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, वो भी निकाल सकते हैं कि जो गैस है या फिर लकड़ी है वो कितना एनर्जी दे रहा है, टोटल एनर्जी कितना दे रहा है, ये भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या आता है, इसका टाइप्स है, बताएं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू को बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक हेडिंग कैलोरीफिक वैल्यू, आप लोग भी हेडिंग दीजिए और फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखिए, देखिए हम लोग देख रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग का क्या है। ठीक है ना, कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग देखते हैं। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग समझ रहे थे, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। देखिए इसका डिफिनेशन के फॉर्मेट से देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू, फिर टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग देखेंगे, और ये कैसे निकाला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोग देखते हैं डिफिनेशन, देखिए क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू को पहले समझिए, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जितना भी मतलब एनर्जी जनरेट हुआ है ना फ्यूल से, यानी जो भी हम लोग फ्यूल जलाएं उस फ्यूल से जितना एनर्जी जनरेट हुआ है वही कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है ना, देखिए क्या बोलता है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज डिफाइंड एज, देखिएगा, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल। अगर मान लेते हैं 1 ग्राम हम कुछ भी फ्यूल ले रहे हैं, तो उस 1 ग्राम फ्यूल, 1 ग्राम बहुत कम हो जाएगा, 1 केजी मान लेते ले लेते हैं फ्यूल, 1 केजी फ्यूल को जलाने के बाद उससे वो कंप्लीट जलने के बाद, यानी कंप्लीट कंबस्टन के बाद उससे जो एनर्जी हम लोगों को जनरेट होता है ना, वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए ये कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग फ्यूल का अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 1 केजी हम लोग ले लिए गैस, तो उसका कैलोरीफिक उससे कुछ अलग एनर्जी मिल सकता है, अलग अमाउंट ऑफ हीट मिल सकता है उससे। 1 केजी अगर मान लेते कोयला लेंगे तो उससे अलग हम लोग का अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, यानी अलग अलग फ्यूल का अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो वो फ्यूल अच्छा होता है, गुड फ्यूल होता है, आइडियल फ्यूल होता है। अभी बताया था ना आइडियल फ्यूल का कंडीशन तो वही था कि यानी अगर मान लेते हैं हम 1 केजी ले रहे हैं कोई अच्छा फ्यूल, तो उस 1 केजी से मेरे को बहुत ज़्यादा हीट मिल जा रहा है तो बढ़िया है ना, एज कम्पेयर टू मान लेते हैं 1 केजी गोईठा ले रहे हैं, तो गोईठा से नहीं पूरा हीट जनरेट होगा, उसमें तो आधा से ज़्यादा राख ही बन जाता है, तो उससे कुछ होगा नहीं, उससे उतना कैलोरीफिक वैल्यू मिलता नहीं है। ठीक है ना, तो आई होप कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 टाइप कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग 2 टाइप में बांट के रखें। कौन कौन सा है, एक है हम लोगों का, एक हम लोग बोलते हैं जीसीवी मीन्स ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। याद कर लीजिए,
ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दोनों सेम है, यानी जीसी भी बोल सकते हैं या एचसी भी बोल सकते हैं। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हाई कैलोरीफिक वैल्यू ये फर्स्ट है। सेकंड हम लोग क्या बोलते हैं, लो कैलोरीफिक वैल्यू, एलसीवी, लो कैलोरीफिक वैल्यू, इसी का हम लोग नाम दिए एनसीबी। एनसीबी मीन्स नेट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा, जीसीबी या एचसीबी, एलसीबी या एनसीबी। अब ये देखिए तो ये ग्रॉस या हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, देखिए ग्रॉस या हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है जैसे कि कोई एक हम लोग फ्यूल को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, एक कोई फ्यूल को जला रहे हैं, कोई ईंधन को जला रहे हैं, तो उस ईंधन को जब जला रहे हैं तो उससे हीट भी जनरेट हो रहा है, और ध्यान रखिएगा उस ईंधन में हाइड्रोजन भी है ना, उस ईंधन में हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन भी है और उसके अंदर हाइड्रोजन का मात्रा भी है। और सोचिए पहला तो हीट तो जनरेट होगा ही, उससे हीट जनरेट होगा, और जो बचा है हाइड्रोजन ना, वो हाइड्रोजन वहाँ क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके वहाँ पे पानी बनाएगा, और जब इधर हीट जनरेट हो रहा है तो हीटवा से पनिया क्या हो जाएगा, एवापोरेट होगा, यानी वो जो एवापोरेशन हो रहा है वो एक तरह से गुप्त ऊष्मा की तरह काम करता है, समझे। वो जो पानी से जो भाप बन रहा है ना, वो भाप भी तो हीट जनरेट कर रहा है, समझिएगा बात को, वो भाप एक गुप्त ऊष्मा की तरह काम करता है। और ये जो हीट है ना, ये हीट हम लोग को दिख जा रहा है कि यहाँ अमाउंट ऑफ हीट इतना, लेकिन वो जो गुप्त ऊष्मा होता है उसको भी, यानी लेटेंट हीट प्लस में नेट हीट जितना जनरेट हुआ है, वो दोनों का जो टोटल एनर्जी होता है, वो दोनों का जो एनर्जी जनरेट होता है, मतलब फ्यूल को जलाने के बाद वो दोनों एनर्जी मिला, उस दोनों एनर्जी के समेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस या हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और लो या नेट कैलोरीफिक वैल्यू किसको बोलते हैं, लो या नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं उसको कि जिसके अंदर लेटेंट हीट का जिक्र नहीं किया जाए, यानी केवल और केवल बस जितना मतलब कि जितना फ्यूल जला और जितना फ्यूल एनर्जी दिया, हीट दिया, बस उसी को इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू। और हाई कैलोरीफिक वैल्यू में क्या मेजरमेंट करते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू में जो एनर्जी जनरेट हुआ है यानी नेट कैलोरीफिक वैल्यू को भी मेजरमेंट करते हैं, और साथ साथ लेटेंट हीट को भी इसमें हम लोग दोनों रखते हैं। तो यही है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि टोटल, तो टोटल या हाई कैलोरीफिक वैल्यू इसको बोलते हैं। और ये क्या है, लोअर या नेट कैलोरीफिक वैल्यू। डिफिनीशन देख लेते हैं एक एक करके, दोनों का डिफिनीशन देख लेते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जीसीबी या एचसीबी, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, एचसीबी दोनों एक ही है। देखिए क्या होता है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, ध्यान से समझिएगा, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड। ठीक है, जब यूनिट मास को कंप्लीटली बर्न करेंगे तो उस बर्न करने के बाद उससे जो भी हीट जनरेट हुआ ना, वो वाला हीट हुआ, साथ साथ एंड द प्रोडक्ट्स आर कूल्ड डाउन टू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि मतलब कि पूरा कंप्लीटली कंबस्टन कर दिए, तो उससे जो हीट जनरेट हुआ, अब उसके बाद क्या करा, उसको धीरे धीरे ठंडा भी तो होने देंगे, ठंडा होने के दौरान भी तो उससे कुछ ना कुछ हीट निकलेगा। तो कहाँ तक हम लोगों को ठंडा करना, यानी 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देना, यानी 15 डिग्री सेल्सियस तक, यानी उससे ऊपर जितना भी हीट जनरेट हुआ ना, उस टोटल हीटवा को, वो टोटल हीट, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं जीसीबी। और ध्यान रखिएगा टोटल अमाउंट ऑफ हीट में जो हीट जनरेट हुआ वो, और इसके साथ साथ इसके अंदर हाइड्रोजन वाला भी पार्ट था, तो हाइड्रोजन वाला ऑक्सीजन के साथ बनाता है तो जल बनाता है, और जल बना के वेपर बनाता है, वाष्प बनाता है। उस वाष्प के अंदर जो भी हीट होता है ना, वो भी इसके अंदर एज्यूम किया जाता है, वो नीचे लिखा हुआ है। देखिए क्या बोलता है, द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन फ्यूल, देखिए जिस फ्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और जनरली लगभग सभी फ्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन फ्यूल, देखिए प्रोड्यूसेस स्ट्रीम, ये क्या बना रहा है, जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो क्या बनाता है, भाप बनाता है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ संपर्क करवा रहे हैं तो पानी बनेगा, गर्म हो ही रहा है, तो वहाँ से हीट जनरेट होगा, वहाँ से भाप जनरेट होगा, वही बोलता है स्ट्रीम। और देखिए आगे क्या बोलता है, द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रीम आल्सो गेट इंक्लूड इन द मेजर्ड ऑफ हीट, यानी जो भी हीट जनरेट हुआ, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हुआ उसके अंदर ये जो स्ट्रीम बन रहा है, भाप बन रहा है, उसको लेटेस्ट हीट के फॉर्मेट में, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा के फॉर्मेट में उसको हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कंसीडर करते हैं। वही लिखा हुआ है
स्ट्रीम गेट आल्सो इंक्लूड इन द मेजर्ड हीट और दिस इज कॉल्ड जीसीबी या फिर एचसीबी, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हाई कैलोरीफिक वैल्यू। यानी ध्यान रखिएगा हाई कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना, ऊपर मिटा रहे हैं, ऊपर मिटा रहे हैं तो देखिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो जो हम लोगों का हाई कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। देखिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है एचसीवी, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो वाला, जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो वाला नेट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी ये वाला प्लस में क्या होता है, प्लस में ये जो लेटेंट हीट है जो एवापोरेट हो रहा है भाप बन के वो वाला, यानी लेटेंट हीट, यानी इससे हम लोगों को क्या निकलता है एचसीवी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एनसीवी, एनसीवी मीन लोअर या नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, यहीं पे डेफिनेशन बना दे रहा है, क्या होगा, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड। बस यहीं तक। इसके अंदर क्या होता है, इट इज नोट इन दिस कैलोरीफिक वैल्यू नोट इंक्लूडेड लेटेंट हीट। इसके अंदर लेटेंट हीट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इसके बाद वाला पार्ट को हम लोग मिटा देंगे। तो ये किस चीज़ का बन जाएगा डिफिनीशन, ये बन गया हम लोगों का एनसीवी या एलसीवी लिख सकते हैं, ये लोअर या फिर नेट एनसीवी लिख सकते हैं, नेट एनसीवी नेट कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, यही डिफिनीशन लिख लीजिएगा। अगर मान लेते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू निकालना, देखिए नेट कैलोरीफिक वैल्यू निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, हाई कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से माइनस क्या करेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को अगर हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, टोटल हीटवा में से लेटेंट हीटवा को घटा देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा एनसीवी। अब यहाँ से देखिए तो ये लेटेंट हीट कैसे निकाला जाता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लेटेंट हीट हम लोगों को कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में समझिएगा। यहाँ पे लेटेंट हीट हम लोग यहाँ पे कैसे निकालते हैं वो समझिए। देखिए लेटेंट हीट हम लोग यहाँ से कैसे निकालते हैं। लेटेंट हीट निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, लेटेंट हीट निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहले नीचे से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। लेटेंट हीट के लिए फार्मूला ध्यान दीजिए, फार्मूला कैसे, जो जितना भी बता रहे फार्मूला लिखिएगा। लेटेंट हीट का फार्मूला होता है मास ऑफ हाइड्रोजन, देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल बर्न। ध्यान रखिएगा मास ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल बर्न गुने 9 गुने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा ये वाला का वैल्यू हम लोगों को पता रहता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का वैल्यू हम लोगों को पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी मिटाते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से एगो टर्म लिखिए तो पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन VAPORIZATION वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, इसका वैल्यू हम लोगों को पता रहता है, क्या होता है 587 कैलोरी पर ग्राम। याद रख लीजिए इसका वैल्यू हमेशा सबके लिए फिक्स रहता है। द लेटेंट हीट, इसको और अदर नाम से बोल सकते हैं द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब कि भाप का लेटेंट हीट क्या है 587 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम वाटर में 1 ग्राम वाटर का कितना कैलोरी, 1 ग्राम वाटर के अंदर कितना एनर्जी होता है 587 कैलोरी, ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब हम लोग को निकालना क्या, लेटेंट हीट निकालना था। लेटेंट हीट कैसे निकाला जाता है इसको भी खत्म करते हैं। लेटेंट हीट निकालने का मास ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल, देखिए पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल बोल रहा है ना, तो पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल हम लोग क्या ले लेते हैं 100 ग्राम ले लेते हैं, यानी हाइड्रोजन पर यूनिट यानी 100 ग्राम ले लेते हैं, हाइड्रोजन के 100 ग्राम गुने 9। देखा चाहिए जो 9 क्या है, 9 एक कांस्टेंट, अभी बताते हैं 9 क्या है, गुने क्या हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है 587, यानी यहाँ से फाइनली क्या निकलने वाला है ये 9 से, यानी 0.09 गुने हाइड्रोजन गुने 587। ये देखिए हाइड्रोजन क्या है, ग्राम में हमेशा मेजरमेंट किया जाता है। हाइड्रोजन क्या है, वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हम लोग का ये वेट या मास ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्यूल के अंदर कितना मास ऑफ हाइड्रोजन है वो हम लोग यहाँ से एज्यूम करेंगे। देखिए ये जो 9 क्या है, ये 9 क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग का क्या रहता है, हाइड्रोजन रहेगा इसमें,
ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन रहेगा फ्यूल में, ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं तो हम लोग का कितना बनता है H2O। H2O पानी, यही तो वाष्प बनता है ना, यही वाष्प बनता है। देखिए हाइड्रोजन का कितना एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का जो भी है यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, और H2O कितना बन रहा है, H2O का अगर मोलिकुलर वेट निकाला जाए, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 है, H2O का मोलिकुलर वेट निकाला जाए तो 18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हाइड्रोजन से इस 18 को, देखिए हाइड्रोजन से 18 काटेंगे तो दोनों में, यानी क्योंकि हाइड्रोजन के चलते ही तो पानी बन रहा है, ऑक्सीजन तो है, ये हाइड्रोजन का चलते ही पानी का निर्माण हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बराबर 9 पार्ट ऑफ क्या था, 9 पार्ट ऑफ वेपर था। इसीलिए हम लोग क्या लिए थे यहाँ पे, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बराबर 9 पार्ट ऑफ वेपर, इसीलिए हम लोग यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई किए। तो याद रखिए इतना। अब निकालना था, अब हम लोग का निकालना है हाई कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू निकालना। तो एक एक को फार्मूला बता देते, एक को आप लोग बना लीजिएगा। देखिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखिए NCV यानी नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, NCV नेट कैलोरीफिक वैल्यू प्लस में क्या है लेटेंट हीट कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए ये निकाले यहाँ पे 0.09 गुने हाइड्रोजन गुने 587, ठीक है ना, इतना आप लोग लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या है, H क्या बता रहा है, H बता रहा है मास ऑफ हाइड्रोजन, HYDROGEN, मास ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल के अंदर मास का, फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना, इसको जब भी मेजरमेंट करेंगे तो ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे 587 कैलोरी पर ग्राम है। ये हम लोग का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। इतना सारा चीज़ हो गया डाटा। अगर यहाँ से हम लोगों को NCV पूछेगा तो NCV ये वाला डाटा कहने ला के माइनस कर देंगे, बात खत्म हो जाए। अब ये तो सारी चीज़ हो गया। अब यहाँ से देखिए कैलोरीफिक का हम लोग का SI यूनिट बनता है, तो कैलोरीफिक का SI यूनिट सोलिड का अलग बनता है, सोलिड और लिक्विड का सेम रहता है, और गैस का अलग बनता है। तो लिख लेते हैं अब यहाँ पे, इतना सारा डाटा उतारिए। अब यहाँ से देखते हैं SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, SI यूनिट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, वीडियोज पॉज करके जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में सारा चीज़। अब देखिए हम लोग का SI यूनिट लिखते हैं, SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इन टर्म ऑफ हम लोग का क्या होगा, SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इन टर्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए सॉलिड और लिक्विड के फॉर्मेट में हम लोगों को कैलोरीफिक का SI यूनिट क्या निकलता है, सॉलिड और लिक्विड के टर्म में कैलोरीफिक हम लोगों का कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग मेजरमेंट करते हैं कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये है हम लोग का SI यूनिट इन टर्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अगर इन टर्म ऑफ गैस बात किया जाए, तो देखिए इन टर्म ऑफ गैस हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इन टर्म ऑफ गैस अगर हम लोगों को पूछे तो लिख सकते हैं कैलोरी पर मीटर क्यूब। देखिए कैलोरी पर मीटर क्यूब वो हम लोग का, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मेट में ना मेजरमेंट होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग गैसियस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कैलोरी पर मीटर क्यूब, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ये है गैसियस के फॉर्मेट में, और सॉलिड के फॉर्मेट में लिख लीजिएगा कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम। या इसको हम लोग एक ब्रिटिश के फॉर्मेट में लिखते हैं, ब्रिटिश के फॉर्मेट में इसको हम लोग कैसे, ब्रिटिश के फॉर्मेट में
देखिए इसको हम लोग ना एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर, यानी ब्रिटिश थर्मल के भी फॉर्मेट में इसको एक हम लोग मेजरमेंट करते हैं, केवल और केवल सॉलिड और लिक्विड को ही मेजरमेंट करते हैं। कौन सा फॉर्मेट में? ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड, ये पाउंड है, एलबी मीन्स पाउंड होता है ना, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड। और फिर गैस के फॉर्मेट में कैलोरी पर मीटर क्यूब या किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग का आगे पढ़ना, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोगों का क्या है उसके बारे में फिर हम लोग समझते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब लोग को बता रहे, सब लोग नोट डाउन जरूर, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स में सब लोग एक एक पॉइंट करके जरूर लिखिएगा, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय यूजिंग बॉम कैलोरीमीटर, ठीक है ना, नाम देखिए बॉम कैलोरीमीटर। ये देखिए ये भी है हम लोग का कैलोरीफिक वैल्यू, इससे भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे। इससे जस्ट हम लोग पढ़े थे, उससे भी हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ही मेजरमेंट कर रहे थे। वो जो पीछे हम लोग पढ़े थे उसका एक अगर बोला जाए ना तो एक स्पेशल नाम हम लोग दे सकते हैं। जैसे हम लोग HCB एंड LCB पढ़े ना, वो साइंटिस्ट का नाम अगर जानना चाहते तो डुलोंग्स फार्मूला उसको बोलते हैं। इसका जस्ट पीछे हम लोग पढ़े ना, उसको डुलोंग्स फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए इसमें हम लोग का डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू यूजिंग बॉम कैलोरीमीटर। देखिए बॉम कैलोरीमीटर एक पूरा बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने इधर कहीं फिगर में दिख रहा होगा, देखिएगा कैसा होता है। उससे हम लोग को चेक करना है कैलोरीफिक वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि उसमें हम लोग को वाटर डाल देते हैं, पूरा वाटर डाल देंगे, पानी डाल देंगे, एक फिक्स अमाउंट में वाटर डाल देंगे और उस वाटर को क्या करेंगे नीचे से गर्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए और एक फिक्स अमाउंट में हम लोग का फ्यूल भी रहेगा। हम लोग का फ्यूल का जनरली कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है, तो नीचे हम लोग का क्या रहेगा, फ्यूल भी रहेगा, क्योंकि फ्यूल जल रहा होगा। और फ्यूल जलेगा तो फिर फ्यूल हीट देगा और हीट देगा तो पानी गर्म होगा, ठीक है ना। हम लोगों को यहाँ पे पता करना है ना, कैसे पता करेंगे? सो देखिए यहाँ पे हम लोग पता करेंगे कि कितना एनर्जी उसको हम लोग दिए। सबसे पहला देखिए कितना एनर्जी मतलब बर्न हुआ, कितना एनर्जी जला उसको पता करना। तो कितना एनर्जी जला उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, जितना एनर्जी जला है उस एनर्जी को हम लोग उस एनर्जी का कहाँ यूज किए, पानी गर्म करने में किए। यानी उस एनर्जी से, यानी पहले हम लोग का पानी का टेम्परेचर पता रहेगा कि स्टार्टिंग का टेम्परेचर इतना है, और जब उसको एनर्जी देंगे ना तो वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी वो कैसे बढ़ा वाटर का टेम्परेचर, जो एनर्जी दिए उसी से ना बढ़ा वाटर का टेम्परेचर। यानी जितना हम लोग एनर्जी बर्न किए वो एनर्जी कहाँ घुस गया, वाटर में घुस गया। यानी अगर वाटर का टेम्परेचर जितना इंक्रीज हुआ है, वाटर का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हुआ, जितना हम लोग उसको एनर्जी दिए, यानी जितना एनर्जी दिए उतना वो एनर्जी वो लिया। तो हम लोग यहाँ से ये निकालेंगे ना कि कितना एनर्जी हम लोग नीचे से उसको दे रहे थे, यानी जितना एनर्जी नीचे से दे रहे उतना ही एनर्जी ने वाटर हम लोग को लिया। यानी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही बोलता है कि जितना हम एनर्जी दे रहे हैं उतना ही दूसरा भी एनर्जी लेगा। ये ऑब्वियसली है, भले और कुछ एनर्जी इधर उधर खत्म हो जाए, मतलब कि एनर्जी इधर उधर लॉस हो जाए, लेकिन हम जितना दे रहे हैं उतना एनर्जी वो लेगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। तो इसी तरह जितना हम एनर्जी दे रहे थे, जितना नीचे से हीट दिए उतना हीट तो वो लेगा, यानी हीट लेगा तो पानी गर्म होगा। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करते हैं। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये जनरली बेस्ड है। अब इसमें देखते हैं इसका क्या क्या प्रिंसिपल है, कि इसका क्या क्या इसका क्या क्या प्रिंसिपल है, इसका ऑब्जर्वेशन कुछ है, ऑब्जर्वेशन के बाद फिर इसका वर्किंग प्रोसेस है, कैसे कैसे वर्किंग प्रोसेस करेंगे, कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखिएगा। लेकिन याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट अभी हम बताएं, यानी जितना दिए उतना ही वो उधर लेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए क्या डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय यूजिंग बॉम कैलोरीमीटर, नाम है, अच्छा बॉम कैलोरीमीटर है। याद इसको ना आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वाला लगता है कि ऐसा क्वेश्चन एक दो एक्सपेरिमेंट के फॉर्मेट में एग्जाम में आप लोगों को दे सकता है। तो अगर एग्जाम में दे देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय यूजिंग बॉम कैलोरीमीटर। देखिए इसका पहले सबसे पहला क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल डिटरमाइंड बाय द बॉम कैलोरीमीटर। देखिए यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि बॉम कैलोरीमीटर कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा बॉम कैलोरीमीटर जो सॉलिड फ्यूल है और मतलब जो सॉलिड फ्यूल है और जो लिक्विड फ्यूल है उसी का कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने में जनरली हम लोग इसका
यूज कर सकते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल को ही सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का ही कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल समझते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या बोलता है, ए नॉन यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज बर्न। देखिए हम लोग को ये पता रहेगा कि कितना यूनिट मास हम लोग फ्यूल क्या किए, बर्न किए, वो तो पता रहेगा ना कि कितना यूनिट मास हम लोग डाल रहे हैं, कितना ईंधन जला रहे हैं, ये तो पता रहेगा। और ये नन भी होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि कितना एनर्जी हम दिए हैं। मान लेते हैं 1 लीटर तेल जला रहा है, 1 लीटर पेट्रोल जला रहा है, वही है। बोलता है ए नॉन यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज बर्न। ठीक है, एंड देखिए आगे, एंड द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज ऑब्जर्व्ड। देखिए, और जो फ्यूल था हम लोगों के पास, वो फ्यूल को जलाए, तो उस फ्यूल को जलाएंगे तो वहाँ से हम लोगों का क्या जनरेट होगा, वहाँ से हम लोगों का हीट जनरेट होगा, क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेट होगा, वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कितना वहाँ से हीट हम लोग को निकल रहा है। उसको ऑब्जर्व कौन सा फॉर्मेट में करेंगे, वो हीट को कौन सा फॉर्मेट में ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व इन वाटर। देखिए ऑब्जर्व इन वाटर यानी जो नीचे से जो हीट जनरेट हो रहा है, वो हीट कितना जनरेट हो रहा है, कितना क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेट हो रहा है, वो कहाँ हम लोगों को दिखेगा। वो हीट से अगर हम लोग पानी गर्म करेंगे तो वो जो नीचे से जितना हीट निकल रहा है उसका असर कहाँ दिखेगा, पानी पे दिखेगा, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है। वही यहाँ पे बोलता है कि ये नॉन यूनिट ऑफ मास फ्यूल इज बर्न। ये तो पता चल गया कि कुछ एक फिक्स अमाउंट में हम लोग का पास फ्यूल है, उस फ्यूल को हम लोग बर्न कर रहे हैं। एंड द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज ऑब्जर्व। और यहाँ से क्या हुआ, कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड हुआ, वहाँ से निकला, और वो प्रोड्यूस्ड होने के बाद वो एनर्जी कहाँ जाएगा, वो एनर्जी कौन लिया, वो एनर्जी को कौन ऑब्जर्व किया, प्रोड्यूस्ड इज ऑब्जर्व्ड इन वाटर। वो एनर्जी कहाँ गया, वाटर में गया। एंड मेजर्ड, और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसको मेजरमेंट करेंगे। एंड मेजर्ड, ठीक है, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ए यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज कैलकुलेटेड। अब देखिए क्या बोलता है, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ए यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज कैलकुलेटेड। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वहाँ पे फ्यूल हम लोग रखे थे, फ्यूल डाले थे, उस फ्यूल से कितना हम लोग का हीट प्रोड्यूस्ड हुआ, जलने के बाद या जलने के दौरान कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ यूनिट मास में। यूनिट मास फ्यूल था, उससे जलने से कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ, अब उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो वाला हीट से हम लोग पानी गर्म किया, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी जितना नीचे से बर्न कर रहे थे हीट, वो हीट कहाँ गया, पानी में घुस गया। यानी पानी जितना हीट लिया, और मतलब जितना इधर से फ्यूल हीट दिया, वो टोटल हीट कौन ले लिया, पानी ले लिया। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो वहाँ से हम लोग को निकलेगा। उससे पहले देखिए यहाँ से अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन किए, क्योंकि पूरा बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है ना, तो ये बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें कुछ डाटा रहेगी। क्या क्या डाटा है, तो देखिए यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन किए। सबसे पहला वेट ऑफ द फ्यूल टेकन इन क्रूसिबल। देखिए कितना फ्यूल हम लोग लिए हैं, वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इतना फ्यूल लिए हैं। यहाँ पे लिख दिए x ग्राम हम फ्यूल लिए हैं। फिर वेट ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर। देखिए वेट ऑफ वाटर मतलब कि कितना पानी को गर्म कर रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या लिए, WG, यानी बड़ा वेट, मतलब ये भी ग्राम में लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। वाटर इक्विवेलेंट, ये कैलोरीमीटर, ये जो कैलोरीमीटर आता है, उस कैलोरीमीटर में कुछ वाटर इक्विवेलेंट रहेगा। इसको हम लोग ना स्मॉल w से इसको डिनोट करते हैं। देखिए सारा डाटा आप लोग का जब भी न्यूमेरिकल देगा ना, तो सारा डाटा आप लोगों को दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो एक एक चीज समझिएगा। फिर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। देखिए शुरू में पानी तो गर्म नहीं ना था, तो शुरू में पानी गर्म नहीं था, तो उसको हम लोग जितना भी मतलब गर्म था, जितना भी उसका टेम्परेचर होगा, उसका T1 डिग्री सेल्सियस हम लोग यहाँ पे ले लिए। अब इसको देखिए, अब हम लोग का क्या, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर। अब देखिए, अब हम लोग उसको हीट दे रहे थे, बर्न कर मतलब कि एनर्जी दे रहे थे। एनर्जी देंगे तो वो गर्म होगा ना, तो गर्म होने के बाद उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, वो हो जाता है T2। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ये जो फ्यूल था, इस फ्यूल का कितना ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, यही तो हम लोगों को निकालना है कि ये जो फ्यूल है, वो फ्यूल कितना एनर्जी दिया, यही हम लोग को निकालना है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल यानी कितना जो हीट दिया उसको कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं, कैलोरी पर ग्राम कितना हीट जनरेट हो रहा है, उसको अब हम लोग को मेजरमेंट करना। तो ये सब ऑब्जर्वेशन किए हैं। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग कैसे काम करते हैं आगे ना,
उसको समझिए। चलिए आगे देखते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना कितना सारा चीज़ें था। अब ऊपर से कुछ कुछ डाटा मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग ये सब डाटा तो ऑब्जर्वेशन की प्रिंसिपल का भी अब काम खत्म हो जाएगा, केवल इसका बचेगा नीचे वाला का। इसका हम लोग को यूज करना, देखिए इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे सो देखते हैं। इसको अब हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन हम लोग सबसे पहले कैसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, हीट गेन्ड बाय वाटर। वाटर कितना हीट लिया, यानी जो नीचे से हीट दे रहे थे उससे वाटर कितना हीट लिया, क्योंकि वाटर का वेट कितना था, W ग्राम था, W ग्राम वाटर का वेट था। और कितना टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर T शुरू में कितना था टेम्परेचर T1 था, लास्ट में कितना हो गया T2, यानी कितना टेम्परेचर बढ़ा। जितना टेम्परेचर बढ़ा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट से, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो कितना हीट गेन किया। उसी तरह हीट गेन बाय कैलोरीमीटर एक और वेट था इसमें, हीट यानी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, यानी कैलोरीमीटर भी कुछ गर्म होगा ना, तो कैलोरीमीटर बॉम्ब कैलोरीमीटर वो भी कुछ गर्म होगा, हीट दे रहे हैं तो वो कितना गर्म होगा, W इंटू उसका भी T2 माइनस T1 जितना टेम्परेचर बढ़ा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए टोटल हीट गेन, टोटल दोनों कितना हीट जनरेट किया, यानी दोनों को मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ते हैं। टोटल हीट ये पानी लिया, ये कैलोरीमीटर लिया, तो देखिए T2 माइनस T1 T2 माइनस T दोनों को जोड़ते हैं तो क्या निकलने वाला, W गुने T2 माइनस T1 प्लस W इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, देखिए T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 कॉमन लेते हैं तो फाइनली क्या निकलने वाला है, T2 माइनस T1 कॉमन निकलेगा, फिर बचेगा क्या अंदर, T2 माइनस T1 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा W प्लस में छोटका W। ये हम लोग का टोटल हीट कौन लिया, टोटल हीट इतना, ये दोनों मिल के लिया, कैलोरीमीटर और वाटर पानी दोनों मिल के इतना हीट लिया। ठीक है, और नीचे से कितना हीट दे रहे थे, अब नीचे से फ्यूल जला रहे हैं तो फ्यूल जितना के नीचे से हीट दिए होंगे उतना ही ऊपर गेन करेगा, यानी नीचे बर्नरवा लगल है तो बर्नरवा पनिया उतना इतना ही ना गर्म होगा। जैसे गैस देखिए ना, गैस में ही एक्सपेरिमेंट कर लीजिए ना, नीचे से हीट दे रहे हैं, नीचे से गैस जला रहे हैं तो ऊपर में देखिएगा गैस का बर्तन भी गर्म हो जाता है। यही तो है, कैलोरीमीटर बर्तन है और बर्तन के अंदर पानी है, तो दोनों ने हीट गेन कर रहा है, तो दोनों वाला ना हम लोग लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं ना कि खाली पानी, अगर खाली मान लेते हैं पानी का लेकर चले तो वो जो बर्तनवा गर्म हुआ वो भी तो वही फ्यूलवा से गर्म हुआ, वही ईंधनवा से गर्म हुआ, तो फिर उसका खत्म हो जाएगा ना, उसको भी हमको कैलकुलेट करके लेकर चलना है, तो इसीलिए उसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल, यानी नीचे से कितना हीट दिया गया, कितना नीचे से हीट मुक्त किया गया, यानी लिबरेट किया गया। गैस कितना दिया गया, उसको कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए उसके लिए हम लोग का GC यानी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, यानी वो कितना था, इतना टोटल वेट या इतना टोटल एनर्जी जनरेट हुआ है, तो टोटल एनर्जी जनरेट हुआ है C इंटू मान लेते हैं कितना ग्राम था, देखिए वेट ऑफ फ्यूल कितना ग्राम था, x ग्राम, यही ना हम लोग कर रहे हैं, x ग्राम क्या था, देखिए x ग्राम वाटर था और कितना नीचे से हीट जनरेट हुआ, उसको C से डेनोट करेंगे या बड़का T लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे C हम लोग, यही C हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे काम करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, समझिएगा बात को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे आप लोग पानी गर्म कर रहे हैं ना, वही चीज़ है, पानी गर्म कीजिएगा तो देखिएगा ऊपर अगर बर्तन है ना, दूध गर्म कर रहे तो ऊपर क्या है, बर्तन वाला पानी भी गर्म हो जाता है और बर्तन भी गर्म हो जाता है, इसीलिए तो पकड़ के उतारते हैं कपड़ा से, तो वही दोनों हम यहाँ पे लिए हैं बस, और कुछ नहीं लिए हैं डाटा। अब इसको मिटा,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार हम लोग क्या बोलेंगे, जितना हीट हम लोग यहाँ से लिबरेट किए हैं, जितना हीट यहाँ से मुक्त किए हैं, उतना ही हीट ने ये गेन करेगा। बस टोटल हीट गेन, यानी नीचे से जितना एनर्जी दिए उतना यहाँ पे हीट गेन किया। तो ये वाला और ये वाला डाटा को इक्वल कर देना, यानी हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल, यहाँ से लिख देते हैं हीट LIBERATED, हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल बराबर टोटल हीट गेन्ड, टोटल हीट गेन्ड, कितना टोटल हीट गेन किया। बस अब ये डाटा जो भी डाटा बताए हैं डाटा लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। अब क्या होगा, हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल कितना था, हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल x गुने C, x तो मेरे को पता रहेगा ना कि कितना ग्राम हम लोग फ्यूल दिए हैं इसको, ये तो हम लोग का मेजर डाटा। टोटल हीट कितना है, W बड़का W प्लस छोटका W, देखिए बड़का W प्लस छोटका W इंटू T2 माइनस T1 इंटू T2 माइनस T1 ऑफ, अच्छा सॉरी। अब यहाँ से हम लोग का C निकालना है ना, तो C निकालने के लिए क्या करेंगे, W प्लस छोटका W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ये x नीचे हो जाएगा, यानी जितना भी फ्यूल था उस फ्यूल की मात्रा से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा टोटल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, यानी उस फ्यूल से कितना हम लोगों का एनर्जी, कितना एनर्जी निकला वही तो है कैलोरीफिक, यानी ये क्या निकलेगा, कैलोरी पर ग्राम, यही तो निकालना था कैलोरीफिक, यानी कितना हीट वहाँ से मुक्त हुआ। कैलोरीफिक यही ना होता है, कैलोरीफिक वैल्यू की, यानी कितना हम लोग एनर्जी, कितना फ्यूल बर्न किए हैं, कि उस बर्न करने के बाद कितना उस, यानी टोटल फ्यूल बर्न होने के बाद उससे टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट होता है वही तो कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू, तो वही निकल गया। यही है हम लोग का। इसी तरह से अगर आप लोग को न्यूमेरिकल मिलेगा तो न्यूमेरिकल भी इसी तरह से करना है, न्यूमेरिकल इसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। सारा डाटा लिख लीजिए। अब देखते हैं इसके जस्ट आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोगों का पढ़ना है अब पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में, कि पेट्रोल डीजल, ये देखिए पेट्रोल डीजल भी क्या है, वो भी पेट्रोल डीजल एक तरह का ईंधन ही है, वो एक लिक्विड फॉर्मेट में ईंधन है, बोला जाए तो लिक्विड, क्योंकि सॉलिड का ईंधन अलग होता है। सॉलिड का फ्यूल क्या है, कोयला है, लकड़ी है, चारकोल है, फिर कोक है, ये सब लकड़ी का ईंधन है, मतलब सॉलिड ईंधन है। लिक्विड ईंधन में क्या है, पेट्रोल और डीजल, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पेट्रोल निकाल सकते हैं, डीजल निकाल सकते हैं, किरोसिन तेल निकाल सकते हैं, ये सब। तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं कि मेनली हम लोग का पेट्रोल डीजल के बारे में पढ़ना है, तो पेट्रोल के बारे में देखते हैं। देखिए मेनली क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पेट्रोल डीजल तो आप लोग देख ही रहे हैं, और ये तो समझ ही रहे हैं कि ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है। लेकिन मतलब अगर इसको क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसका क्वालिटी, उसके बारे में पढ़ना हम लोग को। पेट्रोल का क्वालिटी अगर हम लोग को चेक करना हो तो पेट्रोल का क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फिर डीजल का क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक ना। इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक नंबर हम लोग को पढ़ना था, ऑक्टेन नंबर और सेटेन नंबर, इसके बारे में हम लोग को समझना होता है। दोनों का अलग अलग है, पेट्रोल का अलग अलग है और डीजल का अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग पेट्रोल के बारे में सीखते हैं। पेट्रोल ऐसे ही होता है ना, सबसे पहला पेट्रोल के बारे में सीखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग डीजल के बारे में सीखेंगे। PTROL पेट्रोल, PTROL पेट्रोल। अच्छा पेट्रोल क्या है, पेट्रोल एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही ये एक पार्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही एक पार्ट है पेट्रोल। देखिए हम लोग देख रहे थे पेट्रोल, अब पेट्रोल में हम लोग देखेंगे ना कि इस पेट्रोल आया कहाँ से। तो सबसे पहले पेट्रोल नहीं, सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी सबसे पहले पेट्रोलियम देखते हैं और उस पेट्रोलियम का क्या क्या प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट में कौन कौन सा फ्यूल के रूप में काम करेगा ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पेट्रोल तो है हम लोग का पढ़ना, पेट्रोल डीजल ये सब क्या है, पेट्रोल डीजल, फिर किरोसिन तेल, फिर LPG, ये सब क्या है, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। तो सबसे पहला पेट्रोलियम देखते हैं कि रियल में पेट्रोलियम है क्या। पेट्रोलियम किसको बोलते हैं, जो क्रूड ऑयल होता है ना, जो कच्चा तेल होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम। तो उसके बारे में देखते हैं, उस पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, उसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहला पेट्रोलियम का डिफिनीशन है, तो ये पेट्रोलियम इज क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम क्या है, ये क्रूड ऑयल है, एक कच्चा तेल है, समझे।
पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, मतलब कि पेट्रोलियम को ही क्रूड ऑयल बोलते हैं, पेट्रोलियम को ही क्रूड ऑयल बोलेंगे। क्रूड ऑयल इज द मेन सोर्सेस ऑफ लिक्विड फ्यूल। देखिए ये बात सही है, ये जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल है ना, ये लिक्विड फ्यूल का मेन सोर्सेस है। जितना भी लिक्विड फ्यूल बना है ना, जितना भी लिक्विड वाला ईंधन जो देखने को मिलता है ना, वो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही देखने को है, सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, डीजल, पेट्रोल, फिर देखिए बाहर से हम लोग का केवल आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कच्चा तेल आता है। उस कच्चा तेल को पहले रिफाइन किया जाता है, उससे क्या क्या मिलने वाला, सबसे पहला गैस मिलेगा, सीएनजी गैस मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, किरोसिन तेल मिलेगा, वो वैसलीन लगाते हैं ना, वैसलीन, वो वैसलीन उसी से बनता है। जो कचरा ये सब बचता है, उस कचरा से वैसलीन बनाया जाता है, जो ओठ में या फिर कहीं फटा हुआ पार्ट में लगाते हैं वैसलीन। प्लस में उसी से कुछ कुछ क्रीम भी बनते हैं, जो क्रीम यूज किया जाता है ना, वो सब क्रीम वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही बनता है। इसके बाद उसके अलावा जो कचरा, उससे जो कचरा निकलता है ना, उस कचरा को फिर इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है, जिससे कि खाद कारखाना में खाद ये सब भी बनता है उससे, ठीक है ना। तो ये है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, इसीलिए लिखा हुआ है कि ये लिक्विड फ्यूल का ये मेन कंपोनेंट है। इट इज द आल्सो नॉन एज, देखिए इसको और क्या क्या नाम से हम लोग जानते हैं, इसी आल्सो नॉन एज क्रूड ऑयल तो जानते ही हैं, रॉक ऑयल चट्टानों का तेल भी इसको हम लोग बोलते हैं, या मिनरल ऑयल खनिज लवण का तेल भी इसको बोलते हैं। जनरली अर्थ क्रस्ट से ही इस तेल को निकाला जाता है, और ये चट्टान में ही पाया जाता है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट चट्टान में ही पाया जाता है, जिसको अवसादी चट्टान हिंदी में बोला जाता है। अवसादी चट्टानों के लेयर में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका नाम ये है, अदर नाम है इसका, ठीक है। और देखिए ये किस तरह से होता है, इट इज ए डार्क कलर, ये थोड़ा डार्क कलर के फॉर्मेट में रहता है, डार्क कलर रहेगा, और क्या रहेगा, विस्कस लिक्विड रहेगा। विस्कस मतलब कि थोड़ा चिपचिपा टाइप का, चिपचिपाहट उसके अंदर रहता है ना, तो वो एक डार्क कलर के फॉर्मेट में रहता है और विस्कस लिक्विड रहता है। और ये फाउंड कहाँ पाया जाता है, डीप इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। ये सरफेस पे बहता हुआ पानी की तरह नहीं मिलता, ये हमें ये नीचे हम लोग को ग्राउंड में देखने को मिलेगा ये ना। तो इट इज अ डार्क कलर विस्कस लिक्विड फाउंड डीप इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन। ध्यान रखिएगा, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोकार्बन देखिएगा, उसमें डिफरेंट चीज़ों का मिश्रण रहता है, इसीलिए तो डिफरेंट चीज़ों का मिश्रण रहता है, इसीलिए तो पेट्रोलियम से हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए इस पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या चीज़ें कंपोजिशन के फॉर्मेट में रहता है। देखिए कार्बन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, सल्फर देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। सबका परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा कार्बन देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्यूल का मेन कंपोनेंट ही क्या है, कार्बन ही है। तो कार्बन 80 से 87% देखने को मिलेगा, 87.1%। हाइड्रोजन 11.1 से 15% के बीच में। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बना सकता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर कार्बन कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 80 से 87.1% के आसपास पाया जाता है। कंपोजिशन लिख लीजिएगा। ये देखिए ये पेट्रोलियम है। अब पेट्रोलियम का डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। पेट्रोलियम का प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, अभी बताएं आप लोग का पेट्रोलियम का प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। उस पेट्रोलियम का प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोल है। तो उस पेट्रोल के बारे में देखते हैं, और इसके बाद हम लोग डीजल के बारे में देखेंगे। पेट्रोल और डीजल ही हम लोगों को बेसिकली पढ़ना, क्योंकि यही दोनों ज़्यादातर फ्यूल के पर्पस में हम लोग यूज करते हैं। तो देखते हैं पेट्रोलियम का क्या क्या गुण है। पेट्रोलियम गुड क्वालिटी का पेट्रोल कब हो सकता है, बैड क्वालिटी का पेट्रोल कब हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग पेट्रोल के बारे में समझते हैं। पेट्रोल है क्या, उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए पेट्रोल क्या है, पेट्रोल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोल क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्रोल। पेट्रोल को एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग गैसोलीन भी बोलते हैं। पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है, गैसोलीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गैसोलीन और पेट्रोल दोनों एक ही चीज़ है। गैसोलीन और पेट्रोल इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो जान रहे हैं। गैसोलीन या फिर पेट्रोल दोनों सेम है। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है दैट इज यूज्ड प्राइमरीली एज ए फ्यूल इन मोस्ट स्पार्क इग्निटेड इंटरनल कंबस्शन इंजन। जिसको हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे स्पार्क होता है ना, जिस इंजन में स्पार्क होता है ना, उस इंजन में स्पार्क में, जहाँ पे स्पार्क इंजन होता है, उस इंजन में हम लोग पेट्रोल का यूज करते हैं कंबस्शन के फॉर्म में, यानी फ्यूल के ही फॉर्म में यूज करते हैं। यानी फ्यूल क्या होता है,
कंबस्चन होता है, फ्यूल जलता है उसके अंदर। यानी जनरली अगर यहाँ से पूछा जाए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल किस में यूज करते हैं, तो पेट्रोल यूज करते हैं स्पार्क इग्निटेड इंटरनल कंबस्चन, यानी स्पार्क इग्निटेड, जहाँ पे स्पार्क होता है ना, जैसे देखते होंगे बाइक ये सब में देखते होंगे स्पार्क होता है, पलक होता है, एक पलक होता है, वहीं पे वही है स्पार्क इग्निटेड। इग्निटेड मतलब कि वहाँ पे जलता, वहाँ पे आग लगता है। अगर आप हाथ वहाँ रखिएगा ना तो हाथ में झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है। वो स्पार्किंग कैसे हो रहा है? पेट्रोल के जलने से वो स्पार्क हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी हीट वहाँ पे जनरेट होता है, वहीं पे जनरली हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं। अब देखिए गैसोलीन में कॉन्टेन, अब गैसोलीन या पेट्रोल के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, सो देखिए गैसोलीन में कॉन्टेन ऑक्सीजन। गैसोलीन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, यानी पेट्रोल के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। और कॉन्टेन केमिकल, और ये तो एक ऑक्सीजन रहती है और साथ साथ इसके पास एथेनॉल भी रहता है, यानी पेट्रोल के अंदर एथेनॉल भी मिलाया हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा पेट्रोल के अंदर एथेनॉल भी मिलाया हुआ रहता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए तो इस पेट्रोल को अगर मान लेते इस पेट्रोल को हम लोगों को शुद्धता, यानी ये पेट्रोल कितना प्योर है, शुद्धता गुण अगर हम लोगों को मापना हो तो कैसे मापेंगे? यानी पेट्रोल, मेरा पेट्रोल शुद्ध है या मेरा पेट्रोल शुद्ध नहीं है, शुद्धता गुण अगर नापना तो उसको कैसे हम लोग नापते हैं? शुद्धता गुण नापने के लिए इसका एक अलग तरीका बताया गया है। उस तरीका को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑक्टेन नंबर, यानी इसका फ्यूल रेटिंग। फ्यूल रेटिंग मतलब क्या? अगर रेटिंग अच्छा रहेगा, फ्यूल रेटिंग मतलब यही है। फ्यूल रेटिंग से हम लोग पेट्रोल का शुद्धता मेजरमेंट करते हैं। पेट्रोल का शुद्धता फ्यूल रेटिंग इन टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर में इसको मेजरमेंट करते हैं। अब देखते हैं ऑक्टेन नंबर क्या होता है। देखिए पेट्रोल को ऑक्टेन नंबर और डीजल को भी हम लोग इसी के तरह एक सेटेन नंबर होता है, सेटेन नंबर में ही उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। डीजल को ध्यान रखिएगा, डीजल को सेटेन नंबर में, यानी अगर पेट्रोल और डीजल का क्वालिटी को मेजरमेंट करना है या उसका फिर फ्यूल रेटिंग को मेजरमेंट करना है इन टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर, तो ऑक्टेन नंबर के फॉर्मेट में हम लोग पेट्रोल का क्वालिटी को मेजरमेंट करते हैं और सेटेन नंबर के फॉर्मेट में फ्यूल रेटिंग हम लोग डीजल को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर इज द नंबर, ये एक प्रकार का नंबर है दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल फ्यूल। पेट्रोल फ्यूल का क्वालिटी कैसा है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए जनरली हम लोग ऑक्टेन नंबर का सहारा लेते हैं। जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, देखिए जिसका ऑक्टेन नंबर, जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जितना ही ज़्यादा रहेगा ना, वो उतना ही अच्छा फ्यूल कहलाता है। ध्यान रखिए, जिस फ्यूल के अंदर जितना ही ज़्यादा ऑक्टेन नंबर रहेगा उस फ्यूल का, वो फ्यूल उतना ही बेस्ट क्वालिटी रहेगा। यानी अच्छा अगर फ्यूल रहेगा तो देखिए ये जो स्पार्क इग्निटेड है ना, ये जल्दी और तेज़ी से और अच्छे तरह से स्पार्क करता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई वैसा कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि पेट्रोल तो डला लिया लेकिन गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो स्पार्क लगाया हुआ वहाँ पे इग्निटेड या कंबस्चन नहीं हो रहा है, वहाँ पे दहन नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या करते होंगे, कभी स्पार्क खोल के और फिर उसको साफ करके और फिर लगाते होंगे, तब जाकर स्टार्ट होता होगा। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि उसको खोल भी देने के बावजूदों नहीं स्टार्ट हो रहा। और खासकर वो जो लूना गाड़ी होती है ना, लूना गाड़ी, तो लूना गाड़ी में देखिएगा पेट्रोल डाल दिए हैं उसके बावजूद चालू नहीं हो रहा, उसका प्लग को खोल के पूरा चेक करे तब उन्हें, तो उसके बाद हम लोग क्या डालते, उसमें टूटी एगो डाला जाता है। जब पेट्रोल पंप पर जाइएगा ना तो एगो छोटा सा पैकेट में रहता है, वो पैकेट में उसको पाउच फाड़ के उसमें डाला जाता है। वो क्या करता है, वो वही करता है, क्योंकि देखिए उस गाड़ी के लिए वो पेट्रोल क्या था, वो पेट्रोल उस गाड़ी में जल्दी इग्निटेड नहीं हो रहा था। यानी वही पेट्रोल, देखिए जो पेट्रोल लूना में डालें वही पेट्रोल अगर दूसरा गाड़ी में डालिएगा ना तो वो वाला इंजन में स्पार्क हो जाएगा, लेकिन इसमें स्पार्क नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका इंजन का कैपेसिटी कम है। तो फिर क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा एक टुट्टी डालते हैं, टुट्टी जिसको बोला जाता है। उससे डालने के बाद क्या होता है, उसके अंदर का जो पेट्रोल है ना, वो पेट्रोल के अंदर और इग्निशन का गुण आ जाता है। और इग्निशन का मतलब कि थोड़ा सा भी उसको हीट मिलेगा ना तो तुरंत धर लेगा, तुरंत स्पार्क करके, स्पार्क होगा तो तुरंत फ्यूल जलने लगेगा। इसीलिए उसके अंदर हम लोग टुट्टी डाल देते हैं जिससे कि अच्छे से और कंटिन्यूअसली गाड़ी चले। वही है यहाँ पे, यानी उस फ्यूल के अंदर एज कम्पेयर टू उस इंजन के कंपेरिजन में जो लूना का इंजन है, उस इंजन के कंपेरिजन में इसमें जो पेट्रोल डाले थे उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर क्या था, कम था। तो उस ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए जनरली हम लोग उसके अंदर टूटी डालते हैं। और टूटी क्या होता है वो भी देखेंगे हम।
तो आई होप ऑक्टेन नंबर समझ में आ गया होगा कि ऑक्टेन नंबर क्या, उस पेट्रोल का फ्यूल को क्वालिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ऑक्टेन नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं ऑक्टेन नंबर के बारे में। ऑक्टेन नंबर इज द, देखिए ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन ए मिक्सचर एट आइसो ऑक्टेन एंड एच हेप्टेन। याद रखिएगा ऑक्टेन नंबर, जो ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन। देखिए ऑक्टेन नंबर क्या है, ये परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन का, यानी आइसो ऑक्टेन का एक परसेंटेज है कि आइसो ऑक्टेन का कितना परसेंटेज है। वो भी आइसो ऑक्टेन किस चीज़ में प्रेजेंट रहता है, आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट होता है इन ए मिक्सचर ऑफ, याद रखिए आइसो ऑक्टेन एंड एच हेप्टेन के फॉर्मेट में रहता है ये प्रेजेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या, इन मेनी केसेस, ध्यान रखिएगा ये वाला में आप लोगों को समझ में आएगा बेहतरीन तरीका से। इन मेनी केसेस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द फ्यूल हैज लो ऑक्टेन नंबर। देखिएगा कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि वो जो फ्यूल है उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या कम है, तो उस सिचुएशन में ऑक्टेन नंबर कम है, तो उस सिचुएशन में उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर को हमको बढ़ाना है। तो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें मिलाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी नॉकिंग। ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करना, अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव द एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेरियस केमिकल रीएजेंट्स आर एडेड टू फ्यूल। तो उसको देखिए जहाँ पे ऑक्टेन नंबर कम है, जैसे यहाँ पे पेट्रोल डाले लेकिन गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसको सुधारने के लिए यानी उस पेट्रोल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसके अंदर एक हम लोग क्या डालते हैं, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डालते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ को हम लोग केमिस्ट्री के फॉर्म में एंटी नॉकिंग बोलते हैं। वो एक्स्ट्रा डालते हैं, वो क्या करता है, वो वेरियस केमिकल मतलब अलग अलग तरीके का केमिकल रीएजेंट होता है, वो क्या करता है, वो फ्यूल को थोड़ा अच्छा बना देता है और फ्यूल को ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है। और ऑक्टेन नंबर जैसे ही बढ़ जाएगा तो वो अच्छे से स्पार्क करने लगता है, जलने लगता है, फिर आराम से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, पहुंच जाइएगा। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग उसके अंदर मिलाते हैं ना, उसका नाम क्या है, वो जो टूटी के फॉर्मेट में मिलाते हैं ना उसका नाम देखिए क्या है, टेट्रा इथाइल लेड। इसको याद रखिएगा। वो क्या रहता है, उसका पैकेट में आप लोग पढ़िएगा ना, वो जो टूटी मिलाता है ना उस टूटी के पैकेट में आप लोग पढ़िएगा, उस पैकेट में क्या लिखा हुआ रहेगा, ये वाला लिखा रहेगा टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में तेल बोलते हैं, TEL तेल। ठीक है ना, TEL तेल बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड, जिसका फॉर्मूला क्या था, C2H5 का होल 4 Pb, C2H5 का होल 4 Pb। ठीक है, ये होता है टेट्रा इथाइल लेड। एक होता है इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड। इसका सिंबल, इसका केमिकल रिएक्शन, केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH2Br CH2Br। याद रखिएगा ये दोनों क्या, ये दोनों है केमिकल रिएजेंट। जो केमिकल रिएजेंट क्या करता है, एंटी नॉकिंग का काम करता है। जो फ्यूल का जो लो ऑक्टेन नंबर होता है उसका जो ऑक्टेन नंबर उसको हाई करता है, जिसके चलते स्पार्क जल्दी से हो जाए और इग्निटेड भी जल्दी से हो जाए, यानी जल्दी से आग धर ले। ठीक है, ये आगे देखते हैं। इन मैटर फ्यूल, इन मोटर फ्लो होना चाहिए यहाँ पे, इन मोटर MOTER। देखिए इन मोटर फ्यूल, जो मोटर ईंधन होता है जिसमें हम लोग ईंधन जानते हैं, देखिए वो मोटर फ्यूल में जो हम लोगों का रिक्वायर्ड अमाउंट होता है ना, उसमें कितना अमाउंट डालते हैं देखिएगा। इन मोटर फ्यूल द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेल, ये जो TEL यानी ये जो केमिकल रिएजेंट है वो हम लोग मिलाते हैं कितना, 0.5 ग्राम ऑफ पर लीटर। यानी 1 लीटर जब तेल लीजिएगा ना तो देखिएगा आप उसको 0.5 मिलीग्राम ही आप उसके अंदर टूटी डालते हैं, यानी छोटा सा पैकेट ही तो रहता है, छोटा सा पैकेट में ही काम हो जाता है। तो 0.5 मिलीग्राम हम लोग लीटर डालते हैं। 1 लीटर पेट्रोल में 0.5 मिलीग्राम TEL यानी टेट्रा इथाइल लेड उसके अंदर मिलाते हैं, जिससे कि आसानी से हम लोग काम हो सकता है। ये था हम लोगों का पेट्रोल के बारे में था। इसी तरह हम लोगों का डीजल से भी है। डीजल में क्या होता है, देखिए पेट्रोल के कंपैरिजन में डीजल थोड़ा सा क्या होता है, डीजल उतना जल्दी स्पार्क करता नहीं है, डीजल उतना जल्दी स्पार्क करता नहीं। तो डीजल को हम लोग इसको ऑक्टेन नंबर में मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग सेटेन नंबर में मेजरमेंट करते हैं। सेटेन नंबर में उसका क्वालिटी को मेजरमेंट करना हो तो सेटेन नंबर में मेजरमेंट करते हैं। देखते हैं
अब डीजल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, बातें हैं, कुछ कुछ बातें उसके बारे में भी समझेंगे डीजल के बारे में। डीजल भी क्या है, ध्यान रखिएगा, डीजल भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट है डीजल। डीजल के बाद फिर हम लोग देखेंगे नेचुरल गैस के बारे में। तो डीजल के बारे में समझते हैं डीजल क्या क्या। सो देखिए डीजल भी क्या है, डीजल भी जस्ट लाइक ए पेट्रोल है, ये भी एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। तो क्या है, देखिए डीजल फ्यूल आल्सो कॉल्ड डीजल ऑयल, इसको हम लोग डीजल फ्यूल को आल्सो बोल सकते हैं कि एक डीजल ऑयल है। डीजल भी एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, ठीक है। इन डीजल इंजन, देखिएगा इन डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्निटेड नोट बाई स्पार्क। देखिएगा जहाँ पे भी जो भी डीजल से चलती है ना गाड़ी या जो भी इंजन, उसके अंदर देखिएगा स्पार्क नहीं मिलेगा, उसके अंदर स्पार्क नहीं मिलेगा, स्पार्किंग पे वो काम नहीं होता है। एज इन गैसोलीन इंजन, मतलब जैसे कि गैसोलीन इंजन में एक पेट्रोल से जो चलते थे उसमें स्पार्क होता था, लेकिन जो भी डीजल से चलने वाली गाड़ी होती है उसमें स्पार्क वाला गाड़ी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल फ्यूल रिलीज मोर एनर्जी ऑन कंबस्चन। देखिए जब भी हम लोग डीजल को जलाएंगे ना तो इससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा, दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसोलीन। मान लेते हैं गैसोलीन यानी पेट्रोल और डीजल दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले लिए, तो पेट्रोल के कंपैरिजन में डीजल ज़्यादा एनर्जी यानी ज़्यादा कंबस्चन वो करेगा। भले ये डीजल पेट्रोल थोड़ा जल्दी धर लेगा, जल्दी ये खत्म हो जाएगा, लेकिन पेट्रोल थोड़ा लेट से धरता है एज कम्पेयर टू डीजल, और वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देता है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि मोर एनर्जी ऑन कंबस्चन दैट देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसोलीन, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, ठीक। सो डीजल इंजन जनरली प्रोड्यूस बेटर फ्यूल इकोनॉमी देन द गैसोलीन इंजन। देखिए गैसोलीन इंजन के कंपैरिजन में जो डीजल इंजन चलता है ना वो इकोनॉमिकली रहता है, यानी बेटर फ्यूल इकोनॉमी रहता है, मतलब कि कम, थोड़ा पेट्रोल के कंपैरिजन में देखिएगा ना डीजल में कम खर्चा भी होता है, कम खर्चा होता है, उससे ज़्यादा एनर्जी देता है, जिसके चलते ये थोड़ा कम, मतलब इस पे हम लोगों का लोड कम पड़ता है। जैसे पेट्रोल से आप गाड़ी चला रहे हो तो पेट्रोल पे थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है, उसमें खर्चा ज़्यादा होता है और डिस्टेंस भी उतना कवर नहीं हो पाता। लेकिन अगर उतना ही जितना आप पेट्रोल लिए उतना ही आप डीजल लीजिएगा तो डीजल में पैसा भी कम लगेगा, इकोनॉमिकली रहता है, चार्ज भी शुरू में कम लगता है, और फिर डिस्टेंस भी थोड़ा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा दूर तक चल पाते हैं, क्योंकि ये उस पेट्रोल के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी ये देता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि इस डीजल को हम लोगों को फ्यूल रेटिंग को मेजरमेंट करना था। फ्यूल रेटिंग को कौन सा फॉर्मेट में मेजरमेंट करते हैं, सेटेन नंबर के रूप में मेजरमेंट करते हैं। याद रखिएगा सेटेन नंबर के रूप में मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए सेटेन नंबर क्या है, सेटेन नंबर इज द नंबर विच इज यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल। और डीजल फ्यूल का क्वालिटी को मेजरमेंट करने के लिए जनरली हम लोग सेटेन नंबर का यूज करते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि हायर सेटेन नंबर मीन्स शॉर्ट इग्निशन डिले। देखिए अगर सेटेन नंबर हायर रहेगा, ज़्यादा सेटेन नंबर रहेगा तो इग्निशन यानी उसको जलाने में जो डिले होता है, विलम्ब होता है, वो कम डिले होगा, यानी कम समय में उसको हम लोग अच्छे से जला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा हायर सेटेन नंबर होना चाहिए। अगर लोअर सेटेन नंबर रहेगा तो थोड़ा सा इग्निशन में क्या हो जाएगा, डिले होगा, थोड़ा लेट होगा, यहाँ शॉर्ट की जगह शॉर्ट हट जाएगा, मतलब उसमें थोड़ा समय लगेगा। इतना सारी चीज़ था डीजल के बारे में। तो डीजल के बारे में आई होप समझ में आ गया होगा, पेट्रोल के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि डीजल का अगर फ्यूल रेटिंग को मेजरमेंट करना तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, तो कौन सा है, सेटेन नंबर। सेटेन नंबर से हम लोग क्या करते हैं, डीजल का रेटिंग या डीजल का क्वालिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अगर पेट्रोल का क्वालिटी को मेजरमेंट करना है तो पेट्रोल का क्वालिटी वाला हम आप लोग को बताएं, पेट्रोल का क्वालिटी को किस चीज़ से मेजरमेंट करते हैं, पेट्रोल का क्वालिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं ऑक्टेन नंबर से। तो दोनों हम आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नोट्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद हम लोग का नेचुरल फ्यूल, ठीक है ना। इसके बाद नेचुरल फ्यूल या फिर नेचुरल गैसेस के फॉर्मेट में। तो नेचुरल गैसेस के फॉर्मेट में क्या क्या फ्यूल हो सकती है, जैसे बायोगैस हो सकता है, फिर सीएनजी हो सकता है, फिर मेथेन गैस हो सकता है। ये सब के बारे में भी हम लोग कुछ कुछ सीख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी हम लोगों को जानकारी रखना जरूरी है और साथ साथ पढ़ना भी है, ठीक है। देखिए हम लोग गैसियस फ्यूल के बारे में समझते हैं। गैसियस फ्यूल, इससे पहले हम लोग लिक्विड फ्यूल के बारे में समझे, अभी हम लोग गैसियस फ्यूल के बारे में समझते हैं। देखिए गैसियस फ्यूल में क्या आता है, जो गैस के रूप में ईंधन हो वही है गैसियस फ्यूल। गैस के फॉर्मेट में जो ईंधन हो ना उसी को हम लोग बोलते हैं गैसियस फ्यूल, ठीक है। अब गैसियस फ्यूल में देखिए सबसे पहला है नेचुरल गैसेस, फिर है सीएनजी के बारे में देखेंगे, फिर एलपीजी के बारे में देखेंगे,
फिर बायोगैस के बारे में देखेंगे। ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके सारे को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और पूरा सबका डिफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए नेचुरल गैसेस क्या होता है, प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैसेस। देखिए इट इज द प्राइमरी गैसेस फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड स्ट्रेटा। देखिए जो प्राइमरी गैस किसको बोलेंगे, जो हम लोगों का प्राइमरी गैसेस है और इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रेटा का फॉर्म में। अंडरग्राउंड स्ट्रेटा मतलब अंडरग्राउंड में जो रहता है ना, उस फॉर्मेट से वहाँ से हम लोग निकालते हैं फ्यूल। जैसे देखिए आप लोग कोयला खदान, जब कोयला खोदा जाता है ना, तो कोयला का जो सबसे ऊपरी वाला लेयर होता है ना, ऊपर वाला लेयर, उस लेयर में गैस बन जाता है। वहाँ पे गैस क्या रहता है, मेथेन गैस ये सब जमा रहता है। तो उस तरह के गैसेस को हम लोग स्टोर करते हैं और उस तरह के गैसेस का स्टोर करके फिर हम लोग इंडस्ट्री में या फिर घरेलू पर्पज से उसको यूज कर लेते हैं अच्छे तरीक़ा से। तो वही यहाँ पे है हम लोगों का किट इज द प्राइमरी गैसेस फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड स्ट्रेटा लाइक। देखिए क्या कौन कौन सा गैसेस, लाइक मेथेन, CH4, एथेन, C2H6 एंड हाइड्रोजन गैसेस। हाइड्रोजन गैसेस तो जनरली आप लोगों को एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर अंडरग्राउंड वाला जो हाइड्रोजन रहता है उसमें थोड़ा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन रहता है, हाइड्रोकार्बन आसानी से वहाँ से हम लोगों को हाइड्रोजन मिल जाता है। ये सब फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर करके फिर उसको हम लोग फ्यूल के फॉर्मेट में यूज करते हैं। वेन दीज गैसेस आर बर्न्ड, देखिए जब इस गैसेस को हम लोग जलाते हैं, वेन दीज गैसेस आर बर्न्ड वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जब ये सबको मेथेन, एथेन, ये सबको हाइड्रोजन, ये सबको जब हम लोग जलाते हैं, डायरेक्ट नहीं जलाते हैं क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन रहता है। डायरेक्ट जलाएंगे ना तो बहुत गैस उड़ेगा। तो इसको सबसे पहले प्यूरिफाई कर लेते हैं। प्यूरिफाई करके जब इसको हम लोग जलाते हैं ना, तो इसको बहुत कम मात्रा में हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, जो हम लोगों को कम मात्रा में यूज हो रहा है। तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज द एक्सीलेंट गैसियस फ्यूल हैविंग कैलोरीफिक वैल्यू। और अब ऐसा नहीं है कि मतलब मेथेन, एथेन ये सब गैस यूज करेंगे तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब इतना हीट नहीं देगा जिससे हम लोगों को खाना बन सकता है। बहुत भारी मात्रा में ये भी हीट हम लोगों को देता है, समझे। तो वही इट इज एक्सीलेंट गैसेस फ्यूल हैविंग कैलोरीफिक वैल्यू वेरी फ्रॉम 12,000 to 14,000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। देखिए 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम गैस लेंगे ना, तो कम से कम उसको 12,000 से 14,000 किलो कैलोरी तक एनर्जी वहाँ से जनरेट होगा। सोच लीजिए। इट इज वाइडली यूज्ड इन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल, जिसको हम लोग जनरली कहाँ यूज कर सकते हैं, घरेलू पर्पस में। खाना बनाने के लिए भी डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू आ जाता है गैस, नल खोलिएगा गैस निकलने लगेगा, काम हो जाएगा। इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी इसको यूज करके काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए ये सब सारी चीज़ें था नेचुरल गैस के बारे में। अब नेचुरल गैस में इसी में देखिए एक आता है CNG। CNG मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो अभी जनरली CNG क्या है, पेट्रोल और डीजल के जगह ले रहा है। अभी आप लोग देखते होंगे ना, पेट्रोल और डीजल लोग अब उतना डलवाता नहीं है, कौन सा CNG गैस डलवाएगा। अभी टेम्पू, ऑटो ये सब CNG से चलने वाली आ रहे हैं, जिससे कि पोल्यूशन कम होता है, धुआं कम उड़ता है और थोड़ा यहाँ से हम लोगों का क्या मिलता है कि खर्चा भी कम होता है, आवाज़ भी कम होगा। साउंड पेट्रोल वाला से क्या होता है, डीजल वाला से जनरेटर स्टार्ट करके उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। देखिए CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस में देखिए इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्रेसिंग नेचुरल गैस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्रेसिंग नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जनरली कंप्रेस करके हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। वैसे तो CNG बताएं, CNG आप लोग ध्यान रखिएगा, CNG हम लोग को कहाँ मिलता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो ऊपर वाला लेयर है ना, वहाँ से हम लोग को जनरली CNG गैस देखने को मिलेगा। वही CNG गैस को कंप्रेस्ड करके पूरा कंप्रेस्ड करके और फिर टंकी में डाल दिया जाता है, स्टोर करके रख दिया जाता है। वही है। देखिए इस CNG गैस का कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखिएगा। दीज डेज यानी आजकल क्या है, CNG यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर पेट्रोल एंड डीजल। देखिए जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना सब्सटीट्यूट फील्डर मतलब कि वो प्लेयर खेल रहा था, लेकिन उस प्लेयर को चोट लग गया तो उस प्लेयर के जगह पे कोई दूसरा प्लेयर आके फील्डिंग कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आजकल क्या है, CNG भी एक सब्सटीट्यूट फ्यूल की तरह काम कर रहा है। जो पेट्रोल और डीजल जो अभी तक मार्केट में चल रही थी, पेट्रोल और डीजल थोड़ा महंगा ये सब होने लगा, तो जनरली अब ये सब खत्म होने लगा, मतलब कम यूज होने लगा। अब इसके जगह पे क्या आ रहा है, अब CNG धीरे धीरे इस दोनों का जगह स्थापित कर रहा है। बात सही है, क्रिकेट मैच में भी ऐसे ही होता है। अगर किसी को चोट लग गया तो अगर दूसरा फिर बढ़िया फील्डिंग करने लगा या दूसरा बैटिंग बढ़िया करने लगा तो फिर पहले वाला को बैठा दिया जाता है, अब भाई तू आओ, तू काम करो, तू खेलो अच्छा से।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसका प्रॉपर्टी, इट इज वेरी इकोनॉमिकल और चीप फ्यूल। और वैसे भी ये सीएनजी ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये क्या है, इकोनॉमिकल है और थोड़ा सा सस्ता भी है, समझे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल और चीप फ्यूल। ये थोड़ा सस्ता है, इकोनॉमिकल है, जिससे कि हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। इट इज़ बेटर देन एलपीजी। देखिए ये सीएनजी क्या है, एलपीजी से भी बेटर है, पेट्रोल डीजल से तो बेटर है, ये है एलपीजी से भी बेटर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से भी बेटर है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज सेफर देन गैसोलीन और डीजल। देखिए इट इज सेफर देन गैसोलीन और डीजल, यानी गैसोलीन यानी पेट्रोल और डीजल से क्या है, ये सेफर है, मतलब उस दोनों के कंपैरिजन में सेफ है, सेफ फ्यूल है। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी हाई, इग्निशन टेम्परेचर वेरी हाई, और डीजल पेट्रोल के कंपैरिजन में इसका इग्निशन टेम्परेचर वेरी हाई, मतलब कि मारिए माचिस तुरंत धर लेगा, मारिए माचिस तुरंत धर लेगा, यानी इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है। सीएनजी प्रोड्यूसेस लेसर कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबस्शन। जब सीएनजी को जलाया जाता है, जब देखिए सीएनजी को जलाया जाएगा ना, तो या गाड़ी उड़ी में जब स्पार्क होता है, स्पार्किंग होता है, उस दौरान तो कंबस्शन होगा, दहन होगा, हीट जनरेट होगा तो दहन होगा। तो उस सिचुएशन में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो एक तरह से पोल्यूशन की तरह काम कर रहा है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैलाता है, वो जनरली क्या हो जाएगा, और कम यहाँ से जनरेट होता है, और कम जनरेट होगा तो ऑब्वियसली है कि पेट्रोल और डीजल का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा असर करता है, इन्वायरमेंट को असर कर रहा है। यानी अब हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करेंगे, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों ज़्यादा देता है और ये सीएनजी कम देता है, तो लोग ये ना सीएनजी ये नहीं यूज़ करेगा। और मान लेते हैं सीएनजी के ऊपर सरकार भी क्या देती है, टैक्स कम कर देती है, टैक्स फ्री कर देती है। तो टैक्स फ्री कर दे रही है तो फिर लोग सीएनजी वाला ही गाड़ी कर देगा, सीएनजी वाला बाइक कर देगा। अब नहीं देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल की जगह पे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज आ गया, ई रिक्शा आ गया, ई ऑटो आ गया, फिर ई मोटर आ गया, तो ये सब आ रहा है। तो ये सब जनरली डीजल पेट्रोल का डिमांड कम ही होगा। तो ये था हम लोग का गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल के अंदर सीएनजी के बारे में था। सीएनजी के बाद हम लोग के पास है एलपीजी के बारे में पढ़ना थोड़ा सा, तो एलपीजी के भी बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद एक बायोगैस होता है, तो एलपीजी और बायोगैस दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं कि वो क्या है, एक एक करके दोनों को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग अब समझते हैं, देखिए अब हम लोग समझते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के बारे में, ठीक है। एलपीजी के बारे में समझते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए समझते हैं, देखिए एलपीजी जनरली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल, बात सही है। एलपीजी को कहाँ पे आप कहाँ यूज करते हुए देखते हैं, एलपीजी को जनरली आप घर में ही देखिएगा कि घर में खाना बनाने के लिए यूज हो रहा है, या कहीं कहीं देखिएगा कि इंडस्ट्री में अगर खाना बनाने का पर्पज से यूज करना कर सकते हैं। शादी में भी लोग आजकल इसी को यूज करते हैं, लकड़ी अब कम यूज होने लगा और गैस ज़्यादा यूज होने लगा, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के पर्पज से इसको हम लोग यूज करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है। एलपीजी का मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन, याद रखिएगा मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है एलपीजी का मेन कंपोनेंट। इसमें ध्यान रखिएगा ये धुआं फ्री है, उतना पोल्यूशन नहीं जनरेट करता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, हाई इग्निशन पावर होता है, सारी चीज़ें इसमें ठीक ठाक है इसमें, और थोड़ा ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता ही मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इट इज़ कलरलेस, देखिएगा तो कुछ दिखेगा भी नहीं, आप गैस खोल के देखिए ना, कुछ दिखेगा भी नहीं कि गैस उठ रहा, तो कलरलेस है। टेस्टलेस गैसेस है, कोई स्वाद नहीं होता है इसके अंदर, किसी भी तरह का कोई स्वाद नहीं। हैविंग वेरी फैंट ऑर्डर्स, लेकिन इसके अंदर गंध है ना, बड़ा खतरनाक गंध रहता है जी। वो जो गंध रहता है ना, गंध में क्या मिलाया हुआ रहता है, इथाइल मेरकेप्टन, लिख लीजिएगा, इथाइल मेरकेप्टन, ठीक है ना, ये मिलाया हुआ रहता है उसके अंदर, जो बहुत तेजी से अजीब तरह का गंध देगा एलपीजी। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज हैवियर देन एयर, एयर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा भारी होता है, एंड कैन बी इजिली लिक्विफाइड एज मॉडरेट प्रेशर। और थोड़ा सा उसको हम लोग एलपीजी को थोड़ा सा प्रेशर देते हैं तो ये तुरंत, इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड, ये थोड़ा सा भी उसको प्रेशर देंगे तो तुरंत लिक्विड के फॉर्मेट में यानी लिक्विफाइड हो जाएगा। लिक्विफाइड नहीं मतलब वो एयर के फॉर्म में आ जाएगा, उसको लिक्विफाइड के फॉर्मेट में रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रेशर देंगे ना तो गैस के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। इट इज नॉन पॉइजनस गैसेस, ये कोई जहरीला गैसेस नहीं होता। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ध्यान रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एलपीजी का सबसे ज़्यादा एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है, सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन अदर के कंपेरिजन में बहुत हाई होता है। 27,800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होता है, याद कर लीजिए 27,800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। दिस इज वेरी हाई कंपेयर टू अदर नेचुरल गैसेस। अदर नेचुरल गैसेस के कंपैरिजन में इसका, जैसे कि कोल है,
कोल है, सीएनजी है, ये सब के कंपैरिजन में क्या है, ये जो एलपीजी है, एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। ये था थोड़ा हम लोग का एलपीजी के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज था। अब एलपीजी के बाद हम लोगों का है बायोगैस। अब बायोगैस के बारे में समझते हैं कि बायोगैस में, देखिए बायोगैस में क्या क्या होता है। जनरली बायोगैस के बारे में समझिए। बायोगैस होता क्या है, आप लोग भी घर में देखते होंगे, आप लोग अब घर में बायोगैस बनता होगा, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे। अगर आप लोग के घर में गाय होगा ना, तो गाय से देखते होंगे कि वो सब का जो गोबर होता है ना, उस गोबर को एक जगह रखते हैं, और उस गोबर को जहाँ पे रखते हैं ना, वहाँ पे देखिएगा कि पूरा वहाँ पे रिएक्शन होता है, गर्म हो जाता है पूरा वो गोबर, वो रिएक्शन होता है। उसी रिएक्शन के वहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन की कमी में भी होता है रिएक्शन, ऑक्सीजन के भारी मात्रा में भी होता है रिएक्शन, और दोनों रिएक्शन के चलते वहाँ पे पूरा, वहाँ से गैस निकलता है, वहाँ पे पूरा कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है, वहाँ से फिर गैस निकलेगा। अगर चाहें तो उस गैस को आप स्टोर करके खाना बना भी सकते हैं, लेकिन जनरली गांव में उतना कुछ करता नहीं, क्योंकि वो महंगा भी पड़ता है। किसी का उतना दिमाग काम नहीं करता, और कौन इतना झंझट में फंसे। लेकिन हाँ, ये बायोगैस है जिसको यूज किया जाता है। जितना भी कंपोस्ट पदार्थ है, जितना भी सड़ने गलने वाला है, वो सबसे सड़ा गला के वहाँ से गैस निकाला जाता है, और उस गैस को फिर हम लोग यूज करते हैं अदर जगह पे, जहाँ पे जैसे जैसे यूज होता है वहाँ पे हम लोग उसको यूज करते हैं। खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं, चाय बनाने के लिए भी यूज करते हैं कंपोस्ट गैस को, ठीक है ना, या उसको हम बायोगैस भी बोल सकते हैं। बायोगैस को जनरली यूज करते हैं। तो कुछ देखते हैं बायोगैस का भी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। देखिए हम लोग पढ़ते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस क्या है, सो देखिए बायोगैस, सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बताएं। बायोगैस में क्या होता है कि गोबर और जितना भी सड़ने गलने वाला पदार्थ होता है वो सब एक चेंबर में डाल देते हैं, और उस चेंबर को चारों तरह से बंद कर देते हैं, और इसमें कुछ वैसे जीवाणु को डाल देते हैं, या विषाणु को डाल देते हैं, या कीटाणु को डाल देते हैं, जो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के भी अभाव में जिंदा रह सकता है। और उन लोग क्या करता है, उसके अंदर फर्मेंटेशन करता है, पूरा किण्वीकरण करेगा, उसको सड़ाएगा, उसको पूरा किण्वीकरण करके एक पार्ट में तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद वहाँ से जो गैस जनरेट होता है ना, वही गैस को अलग जगह ले जाता है, और अलग जगह ला के फिर उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। यही है बस इसमें बायोगैस। इसके अंदर आप कुछ भी पदार्थ डाल सकते हैं, वैसा ही पदार्थ डालना जो सड़ गल सकता है, जैसे गोबर हो सकता है, खाने का छिलका, जितने खाने का पदार्थ, चावल, ये सब जितना सड़ने गलने वाला डाल दीजिए, कचरा उचड़ा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस इज, देखिए बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ, देखिए बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैटर। बायोगैस प्रोड्यूस कैसे होता है, जितना भी बायोलॉजिकल मैटर है उसका डिग्रेडेशन होने से, डिग्रेडेशन में सड़ने गलने से, ठीक ना, डिग्रेडेशन बाय द, देखिए बाय द बैक्टीरियल एक्शन, बाय द बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्शन करता है इन द अब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। जो ध्यान रखना है कि जो भी ये बायोलॉजिकल ऑपरेशन होगा या बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा, जो भी बैक्टीरिया उस पर एक्शन लेगा, वो विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा। नहीं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में होगा, तो सब तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो स्टोरेज नहीं हो पाएगा एनर्जी, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या क्या हो सकता है बायोलॉजिकल मैटर, क्या क्या, जैसे वेजिटेबल हो सकता है, काव डंग हो सकता है, और सीवेज हो सकता है। सीवेज के अंदर भी बहुत सारा कचरा ये सब बहते रहता है, तो सीवेज वाला भी ले सकते हैं, वहाँ से भी बायोगैस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और देखिए इस बायोगैस का बहुत, महानगर में जाइएगा ना, बड़े बड़े सिटियों में, तो ये बायोगैस का यूज करता है। वो जो सुलभ शौचालय होता है ना, उसी से लोग बना देता है बायोगैस, और उसको जनरली यूज हो जाता है। बड़े बड़े शहर में कहीं पे भी पाइपलाइन के थ्रू उस गैस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। थोड़ी ना जान रहा है कि ये गैस कहाँ से बन के आया है। जो जानेगा वो ही ना छोड़े, कहेगा ना 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 हम ये गैस में खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जनरली इसका यूज होता है। अब देखिए इस एडवांटेज ऑफ बायोगैस, बायोगैस का क्या क्या एडवांटेज है इसके बारे में समझते हैं। बायोगैस से क्या बेनिफिट है। देखिए सबसे पहले इट डज नॉट कंटेन एनी पॉइजनस गैसेस, बात सही, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई पॉइजन्स वाला गैसेस नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कुछ नहीं, ठीक है ना। जनरली देखिए बायोगैस से हम लोग का मेथेन ही जनरेट होता है, मेथेन यानी CH4 जनरेट होता है, CH4 गैस जनरेट होता है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इट कैन प्रोवाइड द फ्लेम टेम्परेचर ऑफ 540 डिग्री सेल्सियस विद प्रॉपर बर्नर। देखिए ये ना ऐसा नहीं, इसको मत सोचिएगा कि ये बायोगैस है तो ये उतना टेम्परेचर नहीं देगा, ये कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देता है। देखिए यहाँ पे हम लोग दिया हुआ 540 डिग्री सेल्सियस विद प्रॉपर बर्नर के साथ फ्लेम टेम्परेचर कंटिन्यूअसली ये लौ की तरह जलते रहेगा, मतलब इसमें भी बहुत कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। इट प्रोड्यूसेस वेरी लो डेंजरस गैसेस, ये बताएं
यहाँ पे भी लिखा हुआ था कॉन्टेन एनी पॉइजनस गैसेस, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई पॉइजनस गैसेस नहीं होता है। प्रोड्यूसर्स वेरी लो डेंजरस गैसेस, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जनरली क्या है, बड़ा हार्मफुल गैसेस है, तो ये सब जनरली इससे जनरेट नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट, द गोबर गैस प्रोडक्शन हाई इकोनॉमिकल। देखिए गोबर गैस प्रोडक्शन में क्या हाई इकोनॉमिकल मतलब कि ज़्यादा खर्चा वाला नहीं है। हाँ, द गोबर गैस इकोनॉमिकल, हाई मतलब कि ज़्यादा खर्चा वाला, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा सारी चीज़ों को यहाँ पे प्लांटेड करना पड़ता है ना, प्लांटेड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा हाई इकोनॉमिकल है। अच्छा, हाई इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट क्या, दीज गैसेस इज सप्लाइड इजली थ्रू पाइपलाइन। देखिए ये जो बायोगैसेस है, इस बायोगैसेस को हम लोग आसानी से सप्लाई कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइन के थ्रू हम लोग सप्लाई कर देते हैं। बड़े बड़े जो ये हैं शहर हैं, उस शहर में जितने भी छोटी छोटी घरें होती हैं, उस घरों में पाइपलाइन के थ्रू हम लोग लगा देते हैं। जैसे पाइपलाइन के थ्रू पानी जाता है ना, उसी तरह पाइपलाइन के थ्रू गैस जाता है। गैस खोलते हैं अपना लोग और यूज करने लगते, नीचे खाना बनाया नहीं रखते, वहाँ पे बर्नर ये सब फिट किया हुआ रहता है, वहाँ से सारी कामें हो जाती है। तो ये था फाइनली हम लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड ये लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हम लोगों को एक और बचा हुआ, इसके अंदर एक लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ना है। तो लुब्रिकेंट के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि लुब्रिकेंट क्या होता है। लुब्रिकेंट वैसे होता है स्नेहक मतलब कि जो चिकनापन ला दे, वही है लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट भी इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है। तो लुब्रिकेंट के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसको हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये लेक्चर आप लोग सब लोग देखिए, अच्छे से समझिए, और एक बार में अगर नहीं समझ पाते तो 2 बार देखिएगा लेक्चर को। और फिर नोट्स सब लोग प्रॉपर तरीक़ा से नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीक़ा से, जिससे कि आप लोग को पढ़ने में किसी भी तरह का कोई परेशानी न हो, ठीक है ना। और एग्ज़ाम भी रहेगा तो एग्ज़ाम भी देने में परेशानी नहीं होगा अगर पढ़े हुए रहिएगा तब, नहीं तो पता चलेगा एक ही बार एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो याद पड़ेगा वो लेक्चर पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। बस इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, वीडियोज देखिए, समझिए अच्छे से। इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग लेक्चर देखिए, समझिए, ठीक। थैंक यू, बाय।